उसने लॉक कर दिया ऐसा बता रहे थे। सो प्लीज मैडम देखिए। एक्चुअल में क्या हुआ कि मेरे साइड कुछ मैसेज आया कि कोई आपका जो है रिकॉर्ड कर रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आया। प्रकाश सर से भी मैंने आज, उन्होंने भी मुझे लगाया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, उनको भी समझ में नहीं आया। मुझे मैसेज आया कि somebody कैन रिकॉर्ड योर वीडियोस। मैंने बात करी थी, आप लोगों को ध्यान होगा, हाँ तो हाँ मैंने जी सर, तुरंत yes, sir. बताया। तो अब वो मैंने कुछ बटन, उन्होंने याद कहा था नहीं। कि यस और नो, तो मैंने नो कर दिया, और नो कर दिया तो वो ब्लॉक हो गया पूरा, मतलब जो ब्लॉक हो गया। उसके बाद जो निकला वो भी नहीं जुड़ा, और जो नए लोग जुड़ने वाले थे वो भी नहीं जुड़ पाए, पूरे सिस्टम हाँ ब्लॉक हो सर, गया था। मैं बहुत भी नहीं जुड़ परेशान पाया हूँ मैं सर। सर। प्रॉब्लम कहीं नमस्कार, एक मैं फीडबैक देने वाला हूँ सर। जी जी बिल्कुल सर। सर ये मेरे पास 3 क्वाड्रिप्लीजिया के पेशेंट्स है सर, जी और एक कहाँ नॉर्थ से है सर वो, और 2 आंध्रा के है सर। जी जी वो एक लड़का पोल पे से गिर गया, एक जो है ना एक्सीडेंट, 2 भी एक्सीडेंट है, और एक जो है ना नक्सलेट से मारा गया सर। वो जी जी क्वाड्रिप्लीजिया है उसको। सिर्फ मुझे तो खैर ये आपके जो फार्मूलाज मुझे मालूम नहीं सर, सिर्फ आपके स्पाइन ऑयल, फोरहेड ऑयल और स्पेशल ऑयल सर, जी। इससे मैं ट्रीट कर रहा हूँ सर। आज उनको गुड इवनिंग सर। 40% गुड 30 इवनिंग to 40% रिलीफ है सर। दे आर एबल टू मूव देयर लेग, जी। और पूरा बॉडी पूरा जिम 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 जो थोड़ा स्टिमुलेशन टिंगलिंग आ रहा है सर उनको। वेरी गुड सर, बहुत बहुत बधाई। ये मेरे लिए बहुत बड़ा फीडबैक है सर, और हमारे पूरे फैमिली के लिए, कि देखो सर आज आप परसों जी पैराप्लीजिया वो पढ़ा है सर, काइंडली जरा आप वो थोड़ा उसका फार्मूला मुझे शेयर करिए ना सर प्लीज। जी मेरे पास बिल्कुल नहीं है सर, पूरा मैंने बताया हुआ है। पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, पैरालिसिस के लेवल पर सर, आपको मैं पैरालिसिस का पूरा ऑडियो वीडियो जो है आप टेलीग्राम पे देखिए, उसमें सारा डिटेल मैंने बताया। सर। मैं पूरा देखा हूँ सर, मुझे नहीं मिल रहा। क्या बात कर रहे हो सर, सर पैरालिसिस चारों का एक ही ट्रीटमेंट है, एक ही ट्रीटमेंट है उसका, चारों चारों लेवल का। का। हाँ, आप S1 1000, F1 1000 शुरू करो, जनरल टॉनिक में S5 आरी शुरू करो, और प्लस ये जितने भी ऑयल शुरू करो आप, फोरहेड पे, स्पाइनल कॉर्ड पे, आप देखो कैसा रिजल्ट नहीं मिलता। हाँ सर, वो तो रेगुलर करा रहा हूँ सर, काफी अच्छा रिस्पांस है। वो बेचारा इतना खुश है सर, हम लोग 1-2 साल से ऐसा पड़े हैं सर, कुछ भी रिस्पांस नहीं है। अभी 15 दिन में अच्छा रिस्पांस आ रहा बोले। वेरी गुड सर, यू कैन गो, बिल्कुल आप उसको करिए और उसको हाईलाइट करिए आप। जरूर सर, मैं अब भेजा हूँ, नहीं वीडियो नहीं, भेजा हूँ सर। आप समझे नहीं मेरी बात। हमारा मतलब ये नहीं है, हमको तो फीडबैक आपने बता दिया, हमको बहुत खुशी हुई। अपने ग्रुप में, अपने लेवल पर उसको मतलब बढ़ाइए आप, कि देखिए मैं इस तरह के केस ट्रीट कर सकता हूँ। हमको नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा चाहिए। अगर मान लो 100 फीडबैक आपको उस एरिया में मिल गए न्यूरोलॉजिकल के, ठीक है। तो अब मेरे पास जैसे पूरे राजा, 40 पेशेंट एडमिट है सर। बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन डू पूरे इट, आप बिल्कुल कीजिए इस टाइप के पूरे पेशेंट। CNS के केसेस है, जी पार्किंसंस है, अल्जीमर्स है, होगा जी, सबको मैं ये ऑयल दे रहा हूँ सर। बिल्कुल आप करिए, और इंटरनल भी दीजिए, आपको बहुत जल्दी रिस्पांस मिलेगा। और ठीक है मैं बोला ना सर, 1 हफ्ता पहले वो स्मेल के लिए दिया था C13 और RE सर, जी। वेरी गुड रेस्पॉन्स, 60% उसको रिलीफ है सर। वेरी गुड सर, बहुत बहुत बधाई आपको। सुमेश सर, आप हो कि नहीं, आपका Thank you, फार्मूला, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू जी। सर। सर काइंडली मुझे वो शेयर कर दीजिए सर, क्वाड्रिप्लीजिया, ठीक है हेमीप्लीजिया सर, का। मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, आज मैं एक चीज और बताने जा रहा हूँ। काफी लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई आपने जनरल टॉनिक बना दिया तो लिम्फेटिक के लिए बना दिया, नेचुरल टॉनिक बना दिया, पावर बूस्टर बना दिया। मैं आपको सैंग्वाइन के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। S2, L1, A3, F1, WE, सेम क्राइटेरिया रखे आप। वहां S1 की जगह S2 कर दीजिए, और जितने सैंग्वाइन टेम्परामेंट वाले होते हो, जैसे जनरल टॉनिक आप ट्रीट कर रहे हो, वैसे नेचुरल टॉनिक में इसको ट्रीट करिए आप, ठीक है सर। इसका नाम क्या रखेंगे, नेम? सैंग्वाइन बूस्टर। आप लोग बताइए दोस्तों, आप पे छोड़ा मैंने। सिर्फ जनरल टॉनिक में S1 के जगह पे S2 याद करना है, बस हाँ, उतना बस ही S2 करना है। इसका मैं बहुत जल्दी ऑडियो बनाने वाला हूँ। मैं शनिवार और रविवार में आपको नेचुरल टॉनिक का और जो बचे हुए हैं 2-3, उनके सारी चीज डालूंगा। तो ये मैं एक नया बनाया हूँ। तो ये मुझे एक जगह से एक हमारे सीनियर डॉक्टर ने मुझे कहा, बेटा ऐसा कर, इसमें ये चीज में देख, मैंने देखा बहुत अच्छे रिजल्ट है। इसीलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आपको अगर कोई ऐतराज ना हो तो इस फार्मूले को मैं बना के ऐसा डालना चाहता हूँ। बोले पूछे मत, डाल दे, ठीक है ना। तो मैं वो डाल दूंगा, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। ओके, थैंक यू जी सर, इसका नाम ना जनरल टॉनिक 2 रख दो।
सुमित सर आप आ गए। डिस्कशन बड़ी अच्छी चल रही थी जी मैंने वहाँ तो कल परसों लैब में जाएंगे और मुझे कोई ना कोई डिटेल भेजेंगे सर। जी जी कोई दिक्कत नहीं सर, केवल प्लांट चाहिए मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ ना। ये भी सही है सर, जी जनरल टॉनिक 2 ये भी सही है। बिल्कुल ठीक है, आप लोगों का डिमांड है जनरल टॉनिक 2 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो सर सलाह दी है, मैं कहा वो 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो सर सेंगुइन टॉनिक रखो, सेंगुइन टॉनिक। सर एक बार बताइए Penguin टेम्परामेंट booster खत्म is ही हो okay, जाता so है। perfect. जनरल टॉनिक और न्यूट्रल टॉनिक के देते हैं तो टेम्परामेंट तो इनमें खत्म ही हो जाता है ना सर। जब बिल्कुल टेम्परामेंट का सिस्टम ही खत्म हो जाता है। लेकिन सर और अच्छा अगर फीडबैक चाहिए तो देखो, अब मैं अपने गुरुओं का सम्मान करता हूँ, ठीक है। मेरे जो गुरु हैं जिन्होंने मुझे बताया वो करीब 69 इयर्स के हैं, ठीक है। दे आल्सो गॉट BHMS एंड ऑर्गेनन में MD हैं, बट इलेक्ट्रोमेपैथ के बहुत सीनियर प्रैक्टिशनर है वो, ठीक है। और बड़वानी के पास के हैं, पार्टी के आदिवासी हैं, लेकिन दे बिलोंग्स अ ब्रिलियंट माइंड, बहुत ब्रिलियंट माइंड है उनका, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है ना। बहुत सॉलिड रिजल्ट है उनके पास, और वो कैंसर और ये बड़ी बड़ी चीजों को ही ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। नमस्ते मनीष सर। पद्मावती सर जो मेडिसिन आप बनाते हैं D वाला D7 या D8 उसका बीच का मेडिसिन तो सर आपका खराब हो जाता होगा सर। क्यों खराब हो जाता है सर? पंकज सर आप कब आ रहे हो मेरे यहाँ? मैं आऊंगा सर, बहुत जल्दी आऊंगा आपके। इसीलिए पूछ रहा हूँ, आप आओगे ना मैं दिखा दूंगा आपको। आऊंगा सर, नेक्स्ट ईयर जरूर आऊंगा आपके पास। जी अरे मेरा सेमिनार था सर 11 जनवरी को, पर क्या करें हमारे लॉकडाउन ने सब खराब कर दिया है। New Year party सर। जी Good evening sir. लॉकडाउन लग गया सर। गुड इवनिंग। हाँ अब लग गया ना सर, हमारे यहाँ तो फिर लग गया, अब कैंसिल ही हो गया सब प्रोग्राम, अब क्या करें। आज बता दीजिए सर हम लोग को ओमिक्रॉन का सर। सर मैं ओमिक्रॉन का मंडे बताने वाला हूँ, मेरे पास कुछ फीडबैक आने वाले हैं होम्योपैथ के। अच्छा होम्योपैथ अच्छा के सर। 2 सेमिनार चल रहे हैं अभी कोलकाता में, और एक ठीक है। बॉम्बे में डॉक्टर राजेंद्र शंकरन और डॉक्टर KR बनर्जी का। वो ठीक है सर। लोग लाइव हैं अभी, सुबह 5 से 7 को होता है सर सेमिनार, सुबह 5 बजे से 7 बजे तक, ठीक है सर। तो वो 2 घंटे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। वो चीज मैं होम्योपैथ और इलेक्ट्रोपैथ का मैं जोड़कर आपको बता दूंगा, ठीक है। हाँ सर बहुत Okay, अच्छा sir, मंडे को thank you, बताइए। करो ना सर। हाँ जी बिल्कुल, हम भी आपको मैं होम्योपैथ सुनेंगे, का भी हमको भी लिंक बताऊंगा, शेयर करो सर। इलेक्ट्रोपैथ का भी बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा आपको, ठीक है। नमस्ते मनीष सर। नमस्ते किरण सर। ऑस्टियो मालाइशिया में बहुत अच्छा रिजल्ट आया सर। 70 इयर्स ओल्ड पर्सन था जी उनको क्या हुआ कि वो बोल रहे थे 2 to 3 years ट्रीटमेंट से कुछ भी लाभ नहीं हुआ सर। जी उनको वॉक करने के लिए भी मना कर दिया गया है सर, बड़ा सा बूट दे दिया है सर, गिर ना जाए इसीलिए। जी पूरा का पूरा सुन्नपन हो गया था सर, नी से एंकल तक। जी डायबिटिक भी है, मेटाबॉलिक करेक्शंस भी करना पड़ता था। एक ही हफ्ते में सर ही स्टार्टेड टू गेट 30 to 40% ऑफ द सेंसेशन। गर्म पानी गिर गया था, वो ही स्टार्टेड टू फील इट सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड। सेंसेशन ही नहीं रहा था 3 years में। जी बहुत बढ़िया। आप उसको सिंथेसिस सेकेंड डाइल्यूशन, ठीक है, 20 ml प्लस RE 5 ml प्लस WE 5 ml D4 से एक्स्ट्रा आप चला दो साथ में, ओके ठीक है। आप मुझे 1 महीने बाद बताना कैसा लग रहा है। आफ्टर मैं सभी से बोल रहा हूँ दोस्तों से कि जब भी कभी 45 इयर्स के ऊपर का कोई केस आता है तो सिंथेसिस WE को मत भूलिएगा। जब उसको किसी बोन से रिलेटेड हो तो RE पेन के लिए जोड़ दीजिएगा, जैसे पेन बंद हो जाए, सेंसेशन आ जाए, RE हटा दीजिएगा, केवल सिंथेसिस WE। और साथ में S6 को C6 को L1Y के साथ नेगेटिव जरूर चलाइएगा, ताकि वेस्टेज मटेरियल जो कलेक्ट होता है सब बाहर निकलता रहे, क्योंकि लास्ट मेटाबॉलिक रेमेडी है और इसीलिए वहां से जितनी गंदगी है सब बाहर निकलते रहे। और बाकी का जो ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू हमको दिख रहा है वो देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, कभी नहीं तो आएगा। सर ये RE का अलग बना देते हैं सर, WE का अलग बना देते हैं सर। आप दे सकते हो, साथ में मिला के भी दे सकते हो, अगर आपने बना के रखा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप ऊपर से RE की 5 ड्रॉप डाल दो, हो गया काम। कंटिन्यू यूज करे तो बॉडी पेन्स पे नहीं आता सर? बिल्कुल नहीं आता सर, मैं आपको नहीं आ बता रहा। रहा हूं। क्यों बोले तो आज एक मेरा मित्र का फोन आया, अब साई वर्मा बोल के अपना ग्रुप में है सर अभी। जी जी उन्होंने सिंथेसिस की कंटिन्यू दिया कहते जी। वो आदमी कार का उसका कार है ना व्हीकल का ऊपर 100 किलोमीटर तक डेली आते जाते कहते जी। पहले होता था कहते सर बॉडी पेन्स जी, और उसका एसिडिटी और सब कुछ
बॉडी पेन्स पूरा खत्म हो गया बोल के आज आके बोला करते सर। वेरी गुड सर, यही तो हाँ। चाहिए ना सर, हमको कितनी बड़ी चीज सीखने को मिलती है। जी सर। इस सर synthesis 5 ml डाले सर कि 5 ड्रॉप डाले? केवल 5 ड्रॉप। आप अगर उसको बनाना चाहते हो तो D4 से आप 5 ml डालो, 20 ml सिंथेसिस सेकंड डाइल्यूशन लो, 5 ml RE 5 ml WE ले लो, ये हो गया आपका टॉनिक। लेकिन अगर हाँ। आपके पास सिंथेसिस सेकंड डाइल्यूशन प्लस WE का बना हुआ है तो केवल हाँ। 5 ड्रॉप RE डाल लो उसमें, सिंपल से हाँ मेरे पास बना हुआ है सर। बस 5 ड्रॉप RE डाल लो आप। सर मनीष सर, और एक फीडबैक है सर सिंथेसिस का। मेरा ग्रुप में मेरा जी। कोलिग डॉक्टर्स लिया है रिजल्ट जी सर। सिंथेसिस और A1W को उन्होंने D4 में जी। चलाया है, उसके साथ स्पाइरोलिन और प्रोटीन पाउडर कुछ दिया है सर, वेट गेन के लिए सर। लगभग 150 पेशेंट्स के लिए उनके पास डॉक्यूमेंट है सर। बिल्कुल होगा ना सर। आप देखो, मैं उल्टा से सेम उल्टा सर, ये बोला जी ना। जी, मैं केवल इलेक्ट्रोमेपेथ के ट्रीटमेंट की बात करता हूँ। मैं कल आपको हाइपोथैलेमस का इंट्रोडक्शन दूंगा और परसों मंडे को आपको सबसे पहले मैं आपको कोरोना के बारे में, अभी जो नई लेयर आ रही है उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन जब हाइपोथैलेमस बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि आप डायबिटीज को, आप लोग उम्मीद करिए दोस्तों, जो लोगों ने पढ़ा है हाइपोथैलेमस को वो बहुत अच्छे से डायबिटीज को कंट्रोल कर पाएंगे। आप फूड हंगर थेरेपी को कंट्रोल कर पाओगे, यानी भूख को कवर कर सकते हो, आप भूख को बंद भी कर सकते हो। यू कैन स्टॉप हंगर अगर आप केवल अप्लाई करोगे फोरहेड पर। ठीक है, क्या बात है सर। हाँ, मैं आपको बहुत बहुत सारी बढ़िया चीजें रहेगा बताने सर, वाला तो हूँ। बताइएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ मैं। मतलब जो काम करता हूँ उसके पीछे पहले स्टडी करता हूँ साइंटिफिक, उसके बाद आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं बता रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ। और यूज करने के बाद मैंने इसीलिए कहा, किसी जेंट्स को नपुंसक बनाना तो वाई दे दो। ठीक है, किसी जेंट्स को इम्पोर्टेंट बनाना है, आप केवल वाई दे दो, 1 2 3 महीने दे दो, आप देखो कंप्लीटली इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आप ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, तो ये चीज होती है कि जब आप टेक्निकल यूज कर रहे हो तो गलती से भी मेन को ज्यादा से ज्यादा 1 महीने से ज्यादा वाई नहीं देना, याद रखिएगा। आप कभी नहीं, आप उसको आरी दे सकते हो या ब्रेक कर दो बीच में। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि ज्यादातर अपन मेडिसिन को जब समझेंगे ना, वाई टोटली नर्वाइन रिलैक्स कर देगी, इम्पोर्टेंट कर देगी। ठीक है सर, मैं एक पेशेंट को दिया था सर, उनका वाइफ मेरे पास आके वो थोड़ा गलत आदत में है, उसको कम करने के लिए कुछ देना करके बोला था सर। मैं जनरल टॉनिक में वही नेचुरल टॉनिक में वही डाल के दिया था सर जी, D6 में दिया था जी। उनका फीडबैक है सर, 2 महीने के बाद वो बोल रहे थे अभी किधर भी नहीं जाता है, घर पे रहता है, उनका आदत उतना नहीं है, अच्छा है अभी बोल रहे थे। जी जी, यही तो फीडबैक है किरण सर, बहुत बहुत बधाई आपको। यही फीडबैक है। हम लोग जो ये तो सर सेक्स को बढ़ा दिया नेचुरल टॉनिक में वाई डालने से। नहीं बढ़ेगा सर, किसने बोल दिया? नहीं, कम किया है सर, कम किया था मैंने उनको, कम करने के लिए बोला था उन्होंने। अच्छा अच्छा, हाँ। वो गलत आदत में पड़ा था सर, मैस्टरबेशन के प्रॉब्लम थे सर, वो उसको। कम करने हाँ, के लिए। समझ गया सर, समझ गया। अगर पोटेंट बनाना है तो वो कुछ फॉर्मूला बताइए सर। S3C1 आ रही है सर, बता चुका है ना। सबसे बेस्ट है जनरल टॉनिक में S3। आप अगर इसको जितना पॉजिटिव करोगे ना, आपका वो फार्मूला है ना सर, 30 ड्रॉप 10 ड्रॉप और 30 बताइए सर, क्या बता रहे थे? जनरल टॉनिक S3 C1 Win1 WE। आरी भी नहीं दोगे तो भी चलेगा। आरी उनको देना जिनको बहुत ज्यादा हैबिचुअल होता है, उनको आरी दे दो, आप देखो क्या मजा आता है। पेशेंट बोलता है कि साहब क्या D6 में सर? आप D4 में जाओ सर, पॉजिटिव में। आप D6 से कहाँ जा रहे हो? नेगेटिव में तो उल्टा हो जाएगा, ये सेक्स बढ़ाएगा। अगर आपको पॉजिटिव में ही मतलब नेगेटिव में ही देना है तो C3 और S3 का 1000 दे दो आप उसको ग्लोबल्स में। सर मेरे साथ एक केस हुआ, एक पेशेंट आया मेरे पास, उसको मैं जैसे D4 में दवाई देता था तो उसको सेंसेशन ही नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैं नरवाइन गया उसको आराम पड़ गया। बिल्कुल सर, ये वो केस होगा जो बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्ट में होगा। नहीं सर, उसको ये कह रहा था कि मैंने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी में सारे ट्रीटमेंट करा चुका, वही तो कह रहा हूँ ना सेंसेशन नहीं आता। सर, वही तो चीज कह रहा हूँ ना, अति हो गई ना। अति में क्या होगा? पॉजिटिव हो गया ना सर। बहुत ज्यादा अति हो गई, उसको बहुत ज्यादा वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, पूरा नर्वाइन डैमेज हो गया उसका। आपने जब तक नर्वाइन नहीं करोगे जब तक रिजल्ट, इसीलिए तो मैंने कहा S3 C3 को 1000 कर दो, देखो आप रिजल्ट। तो सर ये कितने दिन चलाना है सर S3 और C3 को सर? हर पेशेंट जितने दिन सहन कर पाए। अच्छा सर, रेस्पॉन्स फिर इतना बढ़िया मिला। 15 दिन में एक बार सर, 15 दिन में एक बार।
सर 1 लीटर में 2 ड्रॉप डालने के बाद सर सेंसेशन भी कम हो जाता है जी, टाइमिंग बढ़ जाती है सर इससे। हाँ बिल्कुल बढ़ती है सर। 1 लीटर में 2 ड्रॉप डाल के। हाँ 1 लीटर में 2 ड्रॉप डाल दो आप, तो जो ग्लैंस पेनिस के ऊपर जो सेंसेशन होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है। वो रिड्यूस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक प्रीमेच्योर इजैकुलेशन रिड्यूस हो जाएगा। सर सिंथेसिस डब्ल्यूई और आरई मिक्स करके देने से एडवर्स इफेक्ट हो रहा था ना सर जी। एक पेशेंट को जब मैंने सिंथेसिस सेकेंड डाइल्यूशन और डब्ल्यूई D3 से 5 ड्रॉप देके आरई सिर्फ एक ही ड्रॉप डाल के दी थी सर, तब वो एडवर्स इफेक्ट नहीं था सर। शी वाज मोर एनर्जेटिक जी, सिर्फ एक ही ड्रॉप आरई डालने से। जी कोई दिक्कत नहीं है मैम, मैं तो देता हूँ, मेरे पास तो मैक्सिमम केसेस को आरई डाल के देता हूँ मैं। बट सैंग्विन जो होते हैं ना सर उनको कोई फर्क नहीं मैडम, A1 मिला हुआ है मेरे पास जो सिंथेसिस है उसमें A1 मिला हुआ है। मैं A3P2 नहीं मिलाता हूँ, A1 P1 मिलाता हूँ। आप कभी भी मेरा A1 सर, A1 ही हाँ A1 P1 ही मिला है सर, वही मैंने किरण सर के इसे करी थी थे सर, तो A1 ही होगा सर जी। 100% रिजल्ट आता है, 101%, मैं गारंटी से बोलता हूँ। और यहाँ पर याद रखिएगा A1 उसमें बहुत कम क्वांटिटी में, अगर आप सिंगल A1 को देते हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस होता है, आरई का बढ़ने का चांस होता है। जब कंबाइंड रेमेडी में दे रहे हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दूसरी रेमेडी उसके काम को ऑलरेडी कम कर रही है। ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप बिंदास दे सकते हो। ठीक है सर नमस्कार सर। जी मोहबे सर। सर मैं एक पेशेंट को दिया था करीबन 50 साल की लेडी को जी, जनरल और नेचुरल, और उसमें जनरल में S5C4 आरई को 5 ड्रॉप दे दिया था, और मुझे लग रहा था कि उसका बीपी ऑलरेडी 180 चल रहा था तो और बढ़ जाएगा, लेकिन 15 दिन के बाद देखा तो उसका बीपी नॉर्मल आ गया सर, उससे अच्छा भी लग गया। जी बिल्कुल लगेगा, क्योंकि आपने जनरल टॉनिक D6 दिया सर। सर वो आरई इसलिए देता है ना, बीपी में भी 200 में देता है, वो भी कम करता है ना सर। 100% काम करता है आरई का। जब आप नेगेटिव 200 देते हो, मैंने मैक्सिमम केसेस में लिया है। जिन लोगों को ड्राइनेस की शिकायत होती है, जिनको वेजाइनल रीजन पे फीमेल में ड्राइनेस की शिकायत होती है, बीपी की प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों में ग्लैंडुलर सिक्रेशन कम होता है, सलाइवेशन कम होता है, डाइजेशन कम होता है, जिनको ग्लैंडुलर सिक्रेशन से कहीं ना कहीं लिंक होता है, उनको आरई 200 जरूर देता हूँ मैं। जिनको कहीं भी लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से जुड़ा होता है सर्कुलेशन का, या वहां पर कहीं ना कहीं वेरिकोज वेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वहां A1 का हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, A1 का 200 देता हूं। लेकिन S6 का 200 तब देता हूं जब कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर प्लस वहां पर कहीं ना कहीं किडनी का रोल जो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम का है, तब वहां देता हूं। तो मैं केवल फिजियोलॉजी पे वर्क कर रहा हूं। मैं किसी भी किताब को केवल एक जरिए के लिए पढ़ता हूं कि हाँ चलो ठीक है यहाँ पर ये ऐसा है तो क्यों है, मैं ये जानना चाहता हूँ। और वही आप लोगों को बताता भी हूँ कि देखो ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा। आप लोगों में कितने लोग फिजियोलॉजी के बिहाफ पर सेटिस्फाई हुआ, ये रिजल्ट आपके फीडबैक बता रहे हैं। विनोद सर, विनोद सर। नमस्ते सर। जी नमस्ते सर नेजल पॉलिप पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है सर। जी बहुत बहुत बधाई सर वेंकटेश। हाँ सर आपका 200 वाला जो प्रोटोकॉल था ना सर, A2C4 और G का सर, और P2 Brain1 अलग से ऐड करके सर मैंने दिया जी। 2 मंथ में सर पूरा नोज ब्लॉक हो गया था सर जी। और G को सर मैंने D1 से 5 ml में सर डाल करके दिया था 5 ड्रॉप स्मेल करने के लिए। जी जी काफी सर एकदम क्योर हो गया, नेजल ब्लॉक हो गया था सर पूरा उनका। वेरी गुड सर, बहुत बहुत बधाई। जी मलिका मैडम नमस्ते, बहुत देर बाद जुड़े हो आप। जी सर क्या कह रहे हैं? जी विनोद सर, मैं कह रहा हूँ फिजियोलॉजी के बिहाफ पे आप सीख रहे हो तो कुछ आपको डिफरेंस लगा कि नहीं प्रैक्टिस में? बहुत डिफरेंस लगा, बहुत ज्यादा कनेक्शन पे आपका पेशेंट आता है, उससे बात करते हैं तो उससे कनेक्शन दिमाग को घूम जाता है और पेशेंट की एक्चुअल कंडीशन निकल के आती है। जी बस यही चाहिए ना सर, हमको यही चाहिए बस। इंटरकनेक्शन मालूम होने वाला तो फिजियोलॉजी वाला ना सर। जी बिल्कुल सर। सर आप जैसा बताया है, पल्स रीडिंग के हिसाब से भी हम देखते हैं ना सर, एक्यूपंक्चर के बेस के हिसाब से सेम वही पल्स आता है सर। आपने जैसे बताया था ना, आर्गन बोल रहा है उसको सुनो सुनो करके, ऐसे ही सर वो पल्स मिल जाता है सर। उसके हिसाब से मेडिसिन को अल्टरनेटिव करके देने से वो काम हो जाता है सर। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बधाई। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, 10 मिनट लेट हो गए पर। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं सिफिलिस की। आज हमने बात किया है दोस्तों सिफिलिस के बारे में। काफी केसेस मुझे मिले हैं अभी 2-3 महीने में सिफिलिस का, तो आज मैंने सोचा आपको सिफिलिस बताऊं दोस्तों।
सिफिलिस जो होता है दोस्तों सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, यानी ये एक प्रकार से दोस्तों हेरिडिटरी डिसीज के रूप में आती है, कॉन्टेजियस या हेरिडिटरी डिसीज के रूप में आपके सामने आती है दोस्तों। तो जब ये एक कंडीशन है तो ये ऐसे नहीं आती दोस्तों, ये एक बैक्टीरिया के माध्यम से होती है। और जो बैक्टीरिया होता है स्पेशली दोस्तों, वो कहीं ना कहीं एक जो स्प्रिंग आपने देखा होगा जी, दसुंदे सर गुड इवनिंग, ये जो स्प्रिंग देखा है, ये जो स्प्रिंग है ना दोस्तों, ये स्प्रिंग जो देख रहे हो ना, इस स्प्रिंग का होता है ये बैक्टीरिया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों ट्रिपेनोमा पैलिडम। ये ट्रिपेनोमा पैलिडम नामक स्पायरोकिट्स के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये स्पायरोकिट्स से होने वाला डिसीज है जो अफेक्टेड व्यक्ति के, जो व्यक्ति सिफिलिस से ग्रसित हो, भाई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। अब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, या तो जेंट्स के मल्टीपल पार्टनर होंगे या लेडीज के मल्टीपल पार्टनर होंगे, दो में से एक चीज है। अगर ऐसी कंडीशन में दो में से कोई भी एक अफेक्टेड होता है तो वो अपने पार्टनर को दे ही देता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो भी अफेक्टेड व्यक्ति होगा उसका जो वाउंड होगा, उसके जो बॉडी पे पस्ट्यूल्स होंगे, जो स्किन का जो ब्लेमिशेस होता है दोस्तों, जहां पर वो उभार होता है, या स्प्लीन में बात कर लीजिए, माउथ में बात कर लीजिए, माउथ के रूप में किसिंग करने से दोस्तों रेक्टम के लेवल पर आप जाएंगे, विंकल्स होते हैं दोस्तों, वहां पर भी ये बैक्टीरिया पाया जाता है। और यही कारण है दोस्तों ज्यादातर केसेस में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के रूप में दोस्तों ये हमारे सामने आता है। अर्थात इन्फेक्टेड व्यक्ति से सेक्सुअल एक्ट करने, किस करने या फिर पेशेंट से हक करके अर्थात गले मिलने से भी फैल सकता है, यदि वहां पर किसी भी प्रकार का इन्फेक्टेड ब्लड का ब्लड से कांटेक्ट होता है दोस्तों। यानी इन्फेक्शन अगर होगा तो डायरेक्ट कांटेक्ट के माध्यम से होगा दोस्तों। यानी वो बैक्टीरिया अगर आप उसको हक कर रहे हो और आपका कोई भी वहां पर कोई लिक्विड मटेरियल, ब्लड का मटेरियल आपसे कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं होगा। लेकिन अगर आप मान लो उसको किस कर रहे हो, हक कर रहे हो, आपने उसको कलेक्ट किया, आपका कोई वाउंड आपके हाथ में हो, कहीं पर हो, और वहां से उसका कोई ब्लड वाला पार्ट हो, वो उसको लग गया दोस्तों, तो डेफिनेटली वो बैक्टीरिया स्प्रेड कर जाएगा आपके बॉडी के ऊपर। इसीलिए दोस्तों इन्फेक्शन के बाद लगभग 10 to 14 डेज, 10 to 40 डेज, 40 दिन का दोस्तों इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और इंक्यूबेशन के पीरियड के बाद में काफी इसकी स्टेजेस होती है, 1 by 1 स्टेजेस वहां पर सामने आती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जल्दीबाजी के चक्कर में पेशेंट भी सही नहीं बता पाता और ना वहां पर डॉक्टर्स सही ढंग से डायग्नोस कर पाते हैं दोस्तों। तो अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस नहीं बनता, और इसीलिए दोस्तों लक्षण जो सिम्टम आते हैं उसके आधार पर डिसीज को हम 3 वर्गों में डिवाइड करते हैं दोस्तों। फर्स्ट प्राइमरी सिफिलिस, सेकंड सेकेंडरी सिफिलिस, और थर्ड दोस्तों यहाँ पर टर्शियरी सिफिलिस। ये 3 होती है, इसके अलावा भी बहुत सारी शेंकर स्टेज वगैरह आती है, लेकिन मेनली हम ये 3 की बात करते हैं। बाकी सब बकवास है, वो मॉडर्न साइंस जितना ज्यादा आगे बढ़ता जाता है उतनी ज्यादा स्टेजेस निकाल देता है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं हमको, हम तो केवल इतना जानते हैं हमारी टेबल प्रैक्टिस के हिसाब से 3 स्टेज देखना है हमको। जब फर्स्ट टाइप की स्टेज होती है दोस्तों, जिसको प्राइमरी सिफिलिस कहते हैं, इसमें जो इन्फेक्शन होती है 3 सप्ताह 7 से 21 दिन दोस्तों। उसके बाद में छोटे छोटे रेड पैप्यूल्स यानी पिंपल्स जैसे होती है ना, ऐसे रेड पैप्यूल्स बनने लग जाते हैं दोस्तों। इनकी स्ट्रॉन्ग रूट होती है, मतलब एकाएक वहां पर जो जड़ बनती है ना, एकाएक आप उसको स्क्रैच करके नहीं निकाल सकते, इतनी हार्ड मतलब जड़ बनती है दोस्तों, जो धीरे धीरे दोस्तों बढ़ती है। और धीरे धीरे आफ्टर 40 डेज दोस्तों वहां पर बस्ट होना शुरू करती है, फूटना शुरू करती है, और एक वाउंड या एक घाव के रूप में दोस्तों वहां पर कन्वर्ट हो जाती है। यदि वाउंड को हल्का सा आप दबाते हो दोस्तों तो स्किन के नीचे एक हार्ड सब्सटेंस आपको महसूस होता है, और ऊपर की तरफ आप देखोगे तो फर्स्ट पॉइंट निकल आएगा दोस्तों। जब स्किन के नीचे एक हार्ड सब्सटेंसेस आपको महसूस होगा तो उसमें दर्द नहीं होता है दोस्तों, ये खास पॉइंट है। लेकिन इसके बाद हल्का सा पस निकलता है, और इस प्रकार के वाउंड के होने के बाद दोस्तों 5 से 7 दिन बाद वहां पर हाई, मतलब अगर आप जाओगे दोस्तों जितनी भी थाइस के लेवल पर जाओगे, यानी आपकी लॉइन रीजन के लेवल पर, थाइस के मिडिल पार्ट में, लेटरल पार्ट में दोस्तों आपको वहां की जो ग्लैंड्स होती है ना, वो कड़क होना शुरू हो जाती है। और उनके कड़क होने के कारण दोस्तों न तो वहां पे पस निकलता है और नहीं पेन होता है, लेकिन पेशेंट को ऐसा फील होता है कि मेरे जांघ के अंदर के साइड जहां टेस्टिस का जो पार्ट टच होता है थाइस के रीजन पे, वहां पर छोटे छोटे गठान देखने को मिलती है दोस्तों। ये सीधा इंडिकेट करती है। कभी कोई पेशेंट आपको आके बताए कि साहब मुझे पर्टिकुलर रीजन में ऐसा लग रहा है कुछ दिनों से कि ग्लांस पेनिस पर इचिंग हो रही है, और साथ में मुझे छोटी छोटी पूरी बॉडी में पस्ट्यूल्स जैसा लग रहा है, और साथ में मुझे पर्टिकुलर थाई रीजन में अंदर के साइड, लेटरल साइड में कहीं ना कहीं ग्लैंड्स का एनलार्जमेंट हो रहा है, देन यू गॉट, आपको तुरंत प्राप्त कर लेना चाहिए नॉलेज की ये सिफिलिस है। हो सकता है आप वीडीआरएल टेस्ट करा लो, अर्ली स्टेज में नहीं मिलता दोस्तों, याद रखिएगा, फिर भी वीडीआरएल टेस्ट आप जरूर कराइएगा दोस्तों। सेकेंड टाइप में जब सेकेंडरी सिफिलिस डेवलप होती है दोस्तों, तो इसमें पेशेंट
अचानक वीक होना लगता है, रेस्टलेस हो जाता है दोस्तों, नींद नहीं आती उसको, पिंक कलर का पस्ट्यूल पूरी बॉडी में डेवलप होने लगते हैं दोस्तों, पिंक कलर के, बॉडी की सभी ग्लैंड्स लगातार वहां पर दोस्तों उसके प्रभाव में आने लग जाती है, पूरी शरीर की बोन और मसल्स में लगातार पेन होने लग जाता है दोस्तों। और यही कारण है जो नाइट में बहुत ज्यादा होता है, और यही कारण है दोस्तों ऐसे पेशेंट को लगातार फीवर बना रहता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इम्यूनिटी पावर लो होता है, डेफिनेटली दोस्तों मसल में पेन बना रहेगा। और यही सिम्टम है जितनी भी सेक्स से रिलेटेड एसटीडी होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, इसके सारे सिम्टम नाइट में एग्रावेट होता है, और नाइट में फीवर उसको बना रहेगा दोस्तों। कभी कभी लो होता है, कभी कभी हाई हो जाता है मतलब अप एंड डाउन होता रहता है, कभी कभी इंटरवल के बाद होता है, और कभी कभी तो पेशेंट को कांस्टेंट बना रहता है, कभी अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है, कभी 2-4 दिन बिल्कुल महसूस नहीं होगा, कभी आएगा तो खूब तेज आएगा, यानी कॉन्स्टेंटली हो जाता है दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में पूरी बॉडी में, खासतौर से चेस्ट रीजन में या टेस्टिस के रीजन में पिंक पस्ट्यूल सबसे पहले चेस्ट पर, उसके बाद आर्म्स पर, उसके बाद में दोस्तों पर्टिकुलर जेनाइटल पार्ट पर पस्ट्यूल का कलर वहां पर देखने को मिल जाता है, पूरी बॉडी पर धीरे धीरे स्प्रेड हो जाता है, धीरे धीरे साइज दोस्तों इसका छोटा होकर 2 महीने में ऑटोमेटिक डिसअपियर होता है। याद रखिएगा, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं भी कराए, लेकिन 2 महीने के कंडीशन के बाद धीरे धीरे वहां पर डिसअपियर होकर नई जगह पर आ जाता है दोस्तों। और ये पस्ट्यूल 2 से 4 वीक के बाद पूरी बॉडी में जब डेवलप हो गए होते हैं दोस्तों, तो इस समय अगर आप ट्रीटमेंट करते हो तो कंप्लीटली क्योर कर लेते हो। लेकिन अगर फैल जाएगा, यानी कुछ टाइम के लिए अगर वहां पर दोस्तों ब्लैक स्पॉट छोड़ जाएगा, तो इस पस्ट्यूल में भी कुछ मात्रा में पस रहता है दोस्तों, लेकिन कोई भी दर्द यहाँ पर, कोई भी खुजली यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इरिटेशन महसूस होगा, एक अजीब सी फीलिंग होती है दोस्तों। और यही सिफिलिस की मेन पहचान होती है दोस्तों। जबकि जब कुछ पेशेंट होते हैं, कुछ पेशेंट जो होता है पस्ट्यूल बनता है जहां पर पस पड़ा होता है दोस्तों, 2 से 3 वीक में जब डिसअपियर तो हो जाता है दोस्तों, पस्ट्यूल के उत्पन्न होने के साथ वहां पर या लिप्स पे देख लो आप, व्हाइट स्पॉट जैसे डेवलप हो जाते हैं दोस्तों, टंग पर, माउथ के अंदर व्हाइट स्पॉट उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों, जो धीरे से वाउंड में परिवर्तित हो जाते हैं। माउथ की, वेजाइना की, रेक्टम की जो एजेस होती है दोस्तों, जो किनार होती है, उस किनार पर ब्लेमिशेस यानी निशान उत्पन्न हो जाता है, व्हाइटिश निशान, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्डिलोमा। ठीक है, याद रखिएगा, दिस इज अ कॉन्डिलोमा, इसे हम कॉन्डिलोमा कहते हैं। और जब आप गले के रीजन पे आएंगे दोस्तों, तो गले में जो छोटी छोटी ग्लैंड्स होती है उसमें स्वेलिंग आकर, इन्फेक्शन होकर दोस्तों वो फूल जाती है और वहां पर वाउंड डेवलप हो जाता है। और यही कारण है जब पेशेंट को लगातार ये सिम्टम आते हैं दोस्तों, तो उसकी जो वॉइस होती है, जो उसकी आवाज होती है, वो लगातार भारी होना शुरू हो जाती है दोस्तों। स्प्लीन में भी जब ये कंडीशन फैल जाती है दोस्तों, तो बॉडी के सभी ग्लैंड में, याद रखिएगा, जब स्प्लीन में कोई इन्फेक्शन फैलेगा तो बॉडी के सभी ग्लैंड्स में दोस्तों स्वेलिंग आ जाएगी, और स्वेलिंग आकर वो हार्डनेस के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। चाहे आई लैशेस के लेवल पर देखो, आईब्रो के लेवल पर देखो, तो वो गिरने लग जाते हैं। ठीक है, साथ ही जब ऐसे केसेस होते हैं तो स्टेज में दोस्तों व्रिस्ट और लेग्स बोन में भी पेन होना शुरू होता है लेटर स्टेज में। बाद की अवस्थाओं में दोस्तों व्रिस्ट पे हो या लेग्स में बहुत ज्यादा पेन आना शुरू हो जाता है। और इस स्टेज में दोस्तों विशेष रूप से नाइट में, साथ ही जॉइंट्स के लेवल पर दोस्तों स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है। आईलिड्स में भी स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है दोस्तों। और कभी कभी जब पेशेंट को देखते हैं दोस्तों, ये बहुत ज्यादा वहां पर डिफनेस की कंडीशन उसको डेवलप हो जाती है। यही नहीं दोस्तों, ब्लड से रिलेटेड, क्योंकि ये वाइटेशन कहां कर रहा है, ब्लड में कर रहा है। ठीक है, ये ब्लड से रिलेटेड होता है, और इसी कारण दोस्तों 6 से 8 महीने या 10 महीने के अंदर दोस्तों सारे के सारे सिम्टम जो होते हैं पूरी बॉडी के लेवल पर फैल जाते हैं। और यही कारण है दोस्तों, सेकेंडरी सिफिलिस में अगर आपने ट्रीटमेंट कर दिया, बहुत इजीली 3 से 4 महीने में आप कवर कर पाएंगे। लेकिन अगर टर्शियरी सिफिलिस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, जो टाइप 3 होता है, तो वहां पर आपको बहुत समय लगता है दोस्तों। क्योर, सिम्टम क्योर करना बहुत इजी है, लेकिन सिम्टम को करेक्ट करके वहां पर डिफरेंट लेवल को मेंटेन करना दोस्तों कहीं ना कहीं वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए दोस्तों जब सिम्टम कोई उत्पन्न नहीं होता तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोई निश्चित समय नहीं होता दोस्तों कब वहां पर सिम्टम आपके सामने आएगा। कभी कभी पेशेंट को 15 साल लग जाते हैं दोस्तों। ठीक है, 15 साल तक बहुत अच्छा है, लेकिन अचानक वहां पर सिम्टम आना शुरू होते हैं, वो पता लगता है कि अरे बाप, इसको तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तब वहां पर पता चलता है कि यार आपको तो 15 साल पुराने समय से रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम तो आपको अब निकल के आ रहा है। इसीलिए टर्शियरी सिफिलिस के सिम्टम जब अपीयर होते हैं दोस्तों, वो सेकंड और थर्ड टाइप के पेशेंट वहां पर क्योर नहीं होते।
वहां पर पेनिड्यूरल जैसे इंजेक्शन लगाकर उसको सप्रेस कर दिया जाता है। और यही कारण है जब ऐसे कंडीशन में वो अनमैरिड होता है तो आगे की पीढ़ी में दोस्तों यही एनाटॉमिकल डिसीज, पैथोलॉजिकल डिसीज, फिजियोलॉजिकल डिसीज के रूप में कन्वर्ट होकर दोस्तों डीप सीटेड डिसीज के रूप में हमारे सामने आता है। यही कारण है दोस्तों, पेनिड्यूरा या पेनिसिलिन, कपिल सर सही बोल रहे हो आप, ठीक है। तो यहां पर इससे सेपरेट कर दिया जाता है और क्योर नहीं हो रहा, कंप्लीट क्योर नहीं हो रहा, और हम जब ट्रीटमेंट देते हैं तो वो कंप्लीट क्यूर होता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों जब किसी को वहां पर सप्रेस हो गया होगा दोस्तों तो इंटेस्टाइन की वाल यानी म्यूकस मेम्ब्रेन में स्वेलिंग डेवलप कर देगा। ब्रेन में ब्लड के जमा होने पर दोस्तों पैरालाइसिस हो जाएगा, ठीक है। ये बता रहा हूं, हथेली के लेवल पर आप देखोगे दोस्तों, टोस के लेवल पर देखोगे आपको वहां पर एक अलग ही निशान, ब्लेमिसेस के निशान आपको देखने को मिलेगा। स्किन पूरी बॉडी में देखोगे ड्राई होना शुरू हो जाएगी, लेग्स में वाउंड डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, पील्स के रूप में, क्रैक्स के रूप में वहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों। इसीलिए जितने लोग क्रैक्स के लेवल पर, हाथ और पांव के लेवल पर आते हैं ना, वेन 1 को देना मत भूलेगा, यू गेट इट, आप वहां पर यूज कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आपको ये कंडीशंस देखने को मिलता है, आपको ये तमाम लेवल आपको वहां पर मेंटेन करना पड़ता है दोस्तों। और यही हमारे टेबल प्रैक्टिस में बहुत लंबे समय तक काम करता है दोस्तों। इसीलिए जब सिफिलिस का लेवल आता है, जब हम सिफिलिस के लेवल की बात करते हैं दोस्तों, तो यही सिफिलिस का लेवल हमारी टेबल प्रैक्टिस में बहुत महत्व रखता है दोस्तों। बहुत सारी चीजों को हमको यहाँ पर सिखाता है कि हाँ हम लोग यहाँ पर मूवमेंट को क्रिएट करते हैं दोस्तों। तो ये चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। तो जब ऐसी कंडीशन में जब आप देखते हो दोस्तों, स्किन, गलेट, इंटेस्टाइन, हेड, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, लंग्स, लीवर, स्प्लीन, किडनी जब स्वेलिंग में आ जाती है दोस्तों, और नाइट में जब बहुत ज्यादा सीवियर बोन पेन होता है, तब यहाँ पर ये कंडीशन इंक्रीज हो जाती है दोस्तों। यही कारण है दोस्तों कि जब वहां पर किसी भी कारण से आप कहीं पर पैलेट के लेवल पर देखोगे दोस्तों, तो वहां पर भी वाउंड हो जाता है, जिसके कारण आप देखोगे डिकेज डेवलप हो जाते हैं, टूथ डिकेज डेवलप हो जाते हैं। कभी कभी देखोगे दोस्तों नोज एकदम चपटी होना शुरू हो जाती है दोस्तों, पेशेंट बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। यही नहीं दोस्तों, डिसीज के 4 टाइप में पेशेंट चला जाएगा, और जब चला जाएगा दोस्तों तो वहां पर ट्रेम्बलिंग यानी वहां पर जब लहरा कर चलेगा दोस्तों, बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। और यही कारण है जब लहरा के चलता है तो आगे जाकर उसको पैरालिसिस के सिम्टम देखने को मिलता है, वो विक्टिम बन जाता है पैरालिसिस का। इसीलिए मैं जानता हूं, इसीलिए कहता हूं कि जब आप पैरालिसिस का केस देखते हो या ऑटो इम्यून डिसीज का केस देखते हो, तो सबसे पहले आप वेनेरियो S1F1 1000 जरूर दो, लेकिन वेन1 का 1000 भी वीक में बीच बीच में आप उसको दे दिया करो। क्यों? क्योंकि हेरिडिटरी सिफिलिस सीमन और ओवम से होता है दोस्तों, याद रखिएगा, सीमन और ओवम से होता है, यानी इन्फेंट बर्थ के 2 या 8 वीक के बाद ही मर जाएगा दोस्तों। अगर मान लो किसी फीमेल या किसी मेल में वहां पर सिफिलिस पॉजिटिव है और वहां पर उस बच्चे को अगर हो गया है दोस्तों, यानी वहां पर अगर हेरिडिटरी केस में बच्चे को आ रहा है, तो मैक्सिमम कंडीशन में दोस्तों पेशेंट की डेथ हो जाती है, मैक्सिमम कंडीशन में देखने को मिला है दोस्तों। इसीलिए ये चीज हम लोगों को वहां पर टेबल प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंटली देखने को मिलता है दोस्तों। यही चीज दोस्तों जब किसी सिम्टम के लेवल पर जाएंगे, 4 वीक के बाद आप जब सिम्टम देखते हो दोस्तों, किसी प्रकार का सिम्टम डेवलप हो रहा है, तो प्रारंभ अगर इन्फेंट के लेवल पर जाओगे तो वो स्टार्टिंग में पैदा हुआ वैसे तो हेल्दी होता है दोस्तों, लेकिन जब सिम्टम उत्पन्न होते हैं दोस्तों, तो धीरे धीरे इन्फेंट एकदम से वीक होता जाता है, उसको सारी डिसीज, इम्यूनिटी लो होती है, ऑलरेडी 5 साल तक नहीं बनती दोस्तों, तो सिम्टम लो होते जाते हैं, और जब सिम्टम लो मतलब उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो वीक होती चली जाएगी। और यही कारण है दोस्तों, धीरे धीरे जब आप उसके बॉडी के इन्फेंट का कलर देखोगे वो पेल होना शुरू होता है दोस्तों, हल्का सा पीला पड़ जाता है पूरा शरीर। आप फेस के लेवल पर देखोगे तो व्रिंकल डेवलप हो जाता है, झुर्रियां डेवलप हो जाती है दोस्तों, यानी इन्फेंट को लगातार कोल्ड होना, नोज लगातार रन करती रहेगी, सांस लेने में डिफिकल्टी हो जाएगी, माउथ और गलट जो गलट रीजन होता है दोस्तों उसमें छोटे छोटे ब्लिस्टर डेवलप हो जाएंगे, नोज में वाउंड या घाव डेवलप हो जाएगा दोस्तों। जब ये कंडीशन होती है
टीथ रीजन में डीके डेवलप हो जाता है। हीप और जेनाटल ऑर्गन की जब बात करते हो दोस्तों, तो पिंक पस्टूल या बॉयल्स वहां पर उत्पन्न होते हुए देखे जाएंगे आपको। हेयर पतले पतले होकर झड़ने लग जाते हैं दोस्तों। दांत देर से निकलना शुरू करते हैं, कमजोर होने के कारण बहुत जल्दी गिर जाते हैं। चाइल्ड बिल्कुल चिड़चिड़ा हो जाता है दोस्तों, उसका जो बॉवेल होता है वो लूज होता है। पेट आप एब्जॉर्मिन करके देखते हैं ना, तो बहुत ज्यादा लूज होता है दोस्तों। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो आप जब देखोगे चाइल्ड बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा मिलेगा दोस्तों। जब आप वहां पर देखोगे उसको लगातार वॉमिटिंग की शिकायत होगी, हर चीज को निकालेगा बाहर दोस्तों, दूध तक को निकाल देगा। कभी कभी उसको जॉन्डिस होगा। आप जब उसको देखोगे दांत उसके अगले होंगे, आगे पीछे क्रूप जैसे होंगे दोस्तों, ब्लैक स्पॉट के साथ होंगे दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, आंखों के लेवल पर भी उसको पेन होता है, पीड़ादायक कंडीशन होती है। हियरिंग डिफेक्ट होता है, शॉर्टनेस डिफेक्ट होता है दोस्तों, बोन बाहर निकलने लगती है, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है दोस्तों, लेग्स की बोन एकदम कर्व हो जाती है और जॉइंट्स में स्वेलिंग आने लगता है। ज्यादातर ऐसे पेशेंट को दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस के जो चांसेस होता है, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स के जो चांसेस होता है, मैक्सिमम कंडीशन में बहुत ज्यादा वहां पर देखा जाता है दोस्तों। और यही कारण है जब टेबल प्रैक्टिस में इस तरह के पेशेंट्स को आप देखते हो तो आपके पास बहुत सारे केसेस इसी प्रकार के मिलते हैं दोस्तों, जो डायरेक्टली हमें गाइड करते हैं कि हाँ ये जो केस है ये लगभग इसी प्रकार का केस है। तो दोस्तों जब आप इन्वेस्टिगेशन की बात आती है, आप डायरेक्टली वहां पर इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए दोस्तों। और जब इन्वेस्टिगेट कराते हो तो आपको बिल्कुल क्लियर देखने को मिलता है दोस्तों कि यहां पर सिफिलिस यानी वीडीआरएल टेस्ट, वेनेरियल डिसीज रिसर्च इन लेबोरेटरी के माध्यम से, इस टेस्ट के माध्यम से दोस्तों वीडीआरएल पॉजिटिव मिलता है। यही टेस्ट आप एलाइजा टेस्ट के द्वारा भी करा सकते हो दोस्तों, जो कंप्यूटराइज सिस्टम से होती है, वहां पर भी आपको प्राप्त हो जाएगा। आप टाइटर टेस्ट भी करा सकते हो दोस्तों। तो ये जब इन्वेस्टिगेशन में पॉजिटिव आता है तो ट्रीटमेंट करने के थोड़े से डिफरेंट स्टेजेस होती है दोस्तों, एक डिफरेंट लेवल पर हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट होगा ना दोस्तों, वहां पर आपको S1, A3, L1 क्यों यूज करना पड़ेगा? क्योंकि ब्लड में है, ठीक है। S1, A3, L1 अब ब्लड में है तो डेफिनेटली लिम्फ भी प्रभावित हो चुका है, पहले ब्लड फिर लिम्फ भी। तो S1, A3, L1 साथ में वेन 1, WE और B, ये प्रोटोकॉल आपको D4 से शुरू करना है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले न्यूट्रिशन दो पूरी बॉडी को, सारे ऑर्गन में लड़ने की शक्ति डालो। नेक्स्ट मंथ आए D5 कर दो, 2 महीने D5 चलाओ, तीसरे महीने D6 कर दो। जब D6 करोगे आप चौथे महीने में, तब आपको सिम्टम दिखेंगे कि सारे सिम्टम डिसअपियर हो गए, देन उसको नेगेटिव ले जाओ, 10th डायल्यूशन तक जाओ और फिर छोड़ दो। फिर 4 महीने बाद आपको हर 15 दिन में प्रोटोकॉल चेंज करना है दोस्तों, याद रखिएगा आप, हर 15 दिन में। लेकिन जब आपको उसका सपोर्ट करने की बारी आएगी दोस्तों, तो C5F1G से बेटर कोई सपोर्ट नहीं करेंगे आप, ठीक है। C5F1G D4 में, जैसे वहां D4 दिया यहां पर भी C5F1G D4 में दो। जैसे वहां D5 किया C5F1G को वैसे ही आप D5 में करो, जहां D6 में किया वैसे यहां पर भी D6 में करो। क्यों करते हैं C5F1G? क्यों करते हैं दोस्तों? किसी भी प्रकार का जो पस्ट्यूल होता है ना, उसको सुखाने के लिए, किसी भी प्रकार के पिंपल्स को सुखाने के लिए C5F1G इज ए बेटर प्रोटोकॉल, सबसे बेटर प्रोटोकॉल। अगर आप पूरी बॉडी के लेवल पर देखोगे कहीं पर भी कोई एब्सेस बन गया है और पिंपल्स के रूप में, पस्टूल मैक्यूल्स के रूप में हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए दोस्तों बहुत शानदार मेडिसिन के रूप में सामने आता है। यदि यही चीज आपको ऐसा लगता है कि यहां पर अगर किसी को मतलब घाव हो गया, वाउंड बना हुआ है दोस्तों, तो सबसे पहले वाउंड को WE से क्लियर करो। WE एंटीसेप्टिक का काम करती है, WE से वॉश करो, FPP से वॉश करो, उसके बाद वेन1 का कंप्रेस करो आप दोस्तों। देखो वहां पर चूंकि ये सिफिलिस से रिलेटेड है, बैक्टीरिया कौन सा है? सिफिलिस का, तो सबसे पहले आप वेन1 का वहां पर कंप्रेस करो दोस्तों। यदि वहां पर इन्फ्लामेशन है, ब्लड कलेक्ट हो रहा है दोस्तों, तब वहां पर A1 या A3 वर्वन F1 C5 देना चाहिए दोस्तों। साथ ही S5N1 का कंप्रेस भी वहां पर करना चाहिए। अर्थात इंटरनली जब आपको लग रहा है कि इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, ब्लड वहां पर कलेक्ट है, तब वहां पर दोस्तों A1 या A3 दो में से एक मेडिसिन जो आपको लग रहा है वो दो, उसके साथ में वर्वन F1 C5 का प्रयोग जरूर करो दोस्तों इंटरनली। आपको मैंने सीधे बता दिया A2 C5 L1 वेन1 वर्वन, ठीक है। YG सेकेंड डायल्यूशन में दे दो, आपका काम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यही चीज वहां पर भी दे रहे हैं, यही चीज यहां पर भी दे रहे हैं। इसीलिए वो जो गैंग्रीनल फोर्ट वाला जो प्रोटोकॉल है आप दे दो, आपको तुरंत वहां पर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यही कारण है दोस्तों, जब
इस प्रकार के घाव से कभी वहां पर कोई पस पॉइंट निकलता है और पस पॉइंट निकलने के बाद कोई स्मेल आ रही होती है दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में C5G का वाउंड के ऊपर कंप्रेस जरूर करते हैं दोस्तों, कोई भी वाउंड हो। और जब घाव सूखने लग जाएगा तब C5 को शुगर ऑफ मिल्क, याद रखिएगा C5 को शुगर ऑफ मिल्क में वहां पर पीस कर घाव के ऊपर लगा दीजिए दोस्तों, ठीक है, ब्रेसिंग कर दीजिए, आप देखेंगे तुरंत वहां पर ठीक होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। वाउंड को चारों तरफ आप आरी का अल्टरनेट वाई का कंप्रेस कर दो आप दोस्तों, आरी वाई का आप चारों तरफ कंप्रेस कर दो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। लेकिन जब सेकेंडरी सिफिलिस का लेवल आता है दोस्तों, तो वहां पर C5L1-Ven1 यानी जो A2 C5L1-Ven1 YG का वर्वन YG का जो फार्मूला मैंने बताया था दोस्तों, उसको आप दे दीजिए, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मिलेगा। कभी ब्लीडिंग होती है कोई दिक्कत नहीं, बी को एक एक ड्रॉप आप वहां पर देते चले जाओ गर्म पानी से दोस्तों, बहुत जल्दी से वहां पर रिकवर हो जाता है। ये मैक्सिमम केसेस में हमको देखने को मिलता है दोस्तों। C5Ven1 की बात करते हैं, C5Ven1 को दोस्तों अल्टरनेटली वहां पर देने से उसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा देखने को मिलता है दोस्तों। इसीलिए कभी भी मत भूलिएगा आप ये चीज को, S1 खाने के पहले, S10 खाने के बाद देने से वीकनेस नहीं आती, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं होता, न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाता। इसीलिए दोस्तों डिसीज के क्योर होने के बाद पेशेंट को उसका ऑब्जर्वेशन में जरूर रखिए। आप उसको कहिए हर 1.5-2 महीने बाद आप आके एक बार चेक करा जाओ, भले मेडिसिन मत लेना, आप चेक करा जाओ, ठीक है। तो हम इस प्रकार के केसेस को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब टर्शरी सिफिलिस होती है दोस्तों, तब थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जब टर्शरी सिफिलिस होती है तब वहां पर S1 A3 C5 वर्वन को तो देना ही देना चाहिए, लेकिन RA और Y को अल्टरनेट 5, 6, 7, 17, 18 नंबर पर अप्लाई करने से पूरी बॉडी के न्यूट्रिटिव सिस्टम को आप स्टिमुलेट करते हो, और जब पूरी बॉडी का स्टिमुलेशन हो जाता है, आप मान के चलिए आप वहां पर बहुत ही तेजी के साथ दोस्तों स्टिमुलेशन देते हुए देखे जाते हो। यही कारण है दोस्तों, जब वहां पर भाप देने की बारी आती है तो S1 C5Ven1 को कोल्ड बाथ वहां पर देते हैं दोस्तों, और कोल्ड बाथ जब वहां पर देते हैं तो आप मान के चलिएगा जितने भी जेनिटल ऑर्गन के लेवल पर है दोस्तों, वहां पर आप जो कोल्ड बाथ मतलब आप नहाने में दे देते हो पानी में, तो आप मान के चलिएगा वहां पर हेरिडिटी सिफिलिस के लेवल पर वहां पर डेवलपमेंट नहीं होने देते हो। और यही कारण है जब आपको ऐसा लगता है कि किसी पेशेंट में हेरिडिटी सिफिलिस डेवलप हो रही है दोस्तों, तो S7-C1-Ven1 का प्रयोग करिए आप, S7, C1 और Ven1 का प्रयोग करिए। लेकिन आपको लगता है कि आगे की पीढ़ी में ना जाए, इसलिए Venerio 1000 का प्रयोग करिएगा। सिंगल 10 ग्लोब्यूल्स को डेली वहां पर दीजिएगा पेशेंट को, और जब 10 ग्लोब्यूल्स के रूप में डेली देंगे दोस्तों, तो मैक्सिमम परसेंटेज ये होता है कि मैक्सिमम केसेस में पेशेंट बोलता है कि साहब मुझे उसके बाद कोई सिम्टम नहीं आए, मतलब आपका पेशेंट क्योर हो चुका है, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैक्सिमम कंटेंट में दोस्तों ये पूरा ट्रीटमेंट जब इस प्रकार से आप सेट करते हो, तो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी सिफिलिस का लेवल भी होगा तो भी वहां पर रिकवर हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बहुत इजीली आप रिकवर कर सकते हो। मैंने मैक्सिमम केसेस को रिकवर किया, इसलिए आपको बता रहा हूं दोस्तों। 1-2 मिनट है ना दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारा सिफिलिस का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों, जो मेरे को बताना था आपको। दूसरी बात करते हैं हम थैलेमस की दोस्तों। कल थैलेमस के बारे में थोड़ा सा जान चुके हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। हमने 2 फंक्शन देख लिए थे दोस्तों, आज तीसरे फंक्शन की बात करते हैं। जब हम थैलेमस रीजन की बात करते हैं, तो थैलेमस रीजन में दोस्तों सेंसेशन की क्वालिटी को डिटर्मिनेशन करने का सेंटर होता है दोस्तों, ठीक है। पूरी बॉडी में जो सेंटर के लेवल पर जब नीचे से कोई भी सेंसेशन आ रहा होता है, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी तो ठीक है। हमको पता है एक बार में कोई भी न्यूरॉन 10,000 न्यूरॉन से ज्यादा न्यूरॉन से बात करता रहता है, उसमें सेंसेशन लेता रहता है दोस्तों, ठीक है। तो थैलेमस सेंसेशन की क्वालिटी को डिटर्मिनेशन करने का सेंटर भी होता है दोस्तों, ताकि सेंसेशन की जो अफरेंट चैनल होती है, जो अफरेंट नेचर को डिटरमिन करता है दोस्तों। यूजुअली सेंसेशन की यहाँ पर जब देखा जाएगा तो 2 क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, और ये दोनों क्वालिटी हम लोगों को वहां पर इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। जब आप डिस्क्रिमिनेटिव नेचर के देखोगे या अफेक्टिव नेचर के देखोगे, तो ये दोनों नेचर आपको पता होना चाहिए, तब आप थैलेमस के रीजन को स्टिमुलेट कर सकते हो दोस्तों। जो डिस्क्रिमिनेटिव नेचर होता है, यानी डिस्क्रिमिनेटिव नेचर वो एबिलिटी होती है दोस्तों, जो सेंसेशन की टाइप
किस प्रकार का सेंसेशन है, लोकेशन कहां से आ रहा है, उसकी अन्य डिटेल्स क्या है, उसको रिकॉग्नाइज करने की जो एबिलिटी होती है दोस्तों, वो इस डिस्क्रिमिनेटिव नेचर के रूप में हमको देखने को मिलती है। ये जब यहां पर जब सेरिब्रल कॉर्टेक्स का फंक्शन होता है दोस्तों, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शन पर जाने के लिए सबसे पहले इसी जो सेंसेशन की जो क्वालिटी चेक की जाती है वो इसी थैलेमस के रीजन पर चेक की जाती है दोस्तों, और यहां से डिस्क्रिमिनेटिव यानी टाइप कैसा है, लोकेशन कैसा है और अन्य डिटेल को वहां पर रिकॉग्नाइज करके सेरिब्रल कॉर्टेक्स पर भेजने का काम किया जाता है। तो फिर दोस्तों दूसरी होती है अफेक्टिव नेचर। यानी अफेक्टिव नेचर क्या होता है दोस्तों, अफेक्टिव नेचर वो कैपेसिटी होती है या ये डिटर्मिनेशन करने की कैपेसिटी होती है या सेंसेशन होता है दोस्तों जो कहीं ना कहीं प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है, मतलब अच्छा है या बुरा है, ये कंडीशन होती है दोस्तों, एग्रीबल है या डिसएग्रीबल है, यानी इसको हम आगे बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं, एग्रीबल है या डिसएग्रीबल है, प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है दोस्तों। जब ये चीज वहां पर देख लेते हैं तो थैलेमस का फंक्शन होता है कि सेंसेशन के अफेक्टिव नेचर को डिटर्मिनेशन करे, यानी वो वहां पर डिटर्मिनेशन करे कि ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है या नहीं है, और अच्छा है तो उसको आगे बढ़ाए, बुरा है तो भी बढ़ाए, लेकिन वहां पर सावधान करके बढ़ाए कि ये बहुत डेंजरस है, ठीक है। तो वहां पर उसको पहचान लेता है थैलेमस कि ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है या नहीं है, और ये चीज वहां जब सेरिब्रल कॉर्टेक्स को बताता है दोस्तों, तुरंत वहां पर उसका पूरा रेशियो बनाकर वहां भेज देता है, तो उसका तुरंत क्रिया की प्रतिक्रिया आपको देखने को मिल जाती है। यानी पूर्व में कभी भी इस प्रकार का सेंसेशन आया है या नहीं आया, ये पूरी चीजें यहां पर हमको देखने को मिलती है, और इसी कारण से दोस्तों सेंटर फॉर सेक्सुअल सेंसेशन कहलाता है ये, ठीक है, थैलेमस। अब आपकी बात आती है दोस्तों, सेंटर पर सेक्सुअल सेंसेशन होता है तो क्या होता है दोस्तों, जब थैलेमस सेक्सुअल सेंसेशन के परसेप्शन के लिए सेंटर को फॉर्म करता है, तो हम किसी भी प्रकार के कोई भी कंडीशन में जब सेंसेशन को स्टिमुलेट करना होता है, सेक्सुअल सेंसेशन को बढ़ाना होता है या घटाना होता है दोस्तों, हम दोनों को वहां पर कवर कर सकते हैं। अगर आप आरी को स्टिमुलेट करोगे नोज से, क्या होगा दोस्तों, आप इस मेडिसिन को करके देखना, ठीक है, आप अम्बिलिकल कॉर्ड पे C3F2 या C3H5F2 आरी को डाल रहे हो, क्या कर रहे हो आप, क्या जनरेट कर रहे हो आप अम्बिलिकल कॉर्ड से, या आप स्मेल में वहां पर C3 आरी को दे रहे हो या डायरेक्टली आरी को दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप थैलेमस के सेक्सुअल सेंटर को स्टिमुलेट करने का काम कर रहे हो। अगर आपने वाई दे दिया तो ठीक है, तो थैलेमस सेक्सुअल सेंटर के परसेप्शन को वहां पर सेंटर को फॉर्म करता है, और इसीलिए दोस्तों स्टिमुलेशन के रूप में काम करता है और सेक्सुअल सेंसेशन को बढ़ा देता है दोस्तों। लेकिन कहीं बड़ी होगी तो क्या करोगे आप, मान लो किसी को बहुत ज्यादा सेक्सुअल इंटेक्ट का काम है, बहुत ज्यादा वो परेशान होता है, दिन भर सेक्सुअल इरोजन में होता है, कई लोग देखते हैं मर्डर तक कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों हम, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के लिए दोस्तों हम लोग वहां पर वाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इंटरनली वाई दे देते हैं, ठीक है। तो हम एक्सटर्नली केवल देके देखें ना, आप डायरेक्टली आप 5 ml आरएस में D1 से वाई के 5 ड्रॉप डालकर जैसे हम जी को स्मेल कराते वैसे ही करा दो, आप देख लो। यही चीज हम आरी को D1 से 5 ड्रॉप डालकर दोस्तों हम करके देखेंगे। जब किसी को सेक्सुअल वीकनेस होती है हम उसको ट्राई करके देखेंगे दोस्तों। आप केवल 5 ml आरएस में 5 ड्रॉप D1 से आरी को डालकर उसको थैलेमस रीजन को स्टिमुलेट करा के देख लीजिए दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा ज्यादा स्टिमुलेशन नहीं कराना, केवल 1-आधा मिनट का लेवल पर स्मेल करा के छोड़ देना है दोस्तों। ऐसा नहीं 2-2, 3-3 मिनट कराते रहो, ब्रेन में चला गया तो और दूसरे ऑर्गन में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है ना, याद रखिएगा। हम WE को करा के देख लिया, हमने वाई को करा के देख लिया, हमने C3Y, डॉक्टर सुरेश गांधी सर ने बताया कि कोरोना के कारण उसका टेस्ट चला गया था, मैंने पहले C3 आरी को दिया, नहीं रिजल्ट मिला, बढ़ गया, उसकी तकलीफ बढ़ गई, लेकिन जैसे C3Y किया लगभग नॉर्मल हो गया। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ कि उसका पूरा ब्रेन का लेवल तो काम कर रहा है, केवल थैलेमस का वो पार्ट जहां से इफेक्टिवनेस आ रही है, प्लेजेंट या अनप्लेजेंट। अब आपको समझ में आया मैं क्यों बोला प्लेजेंट अनप्लेजेंट, एग्रीबल या डिसएग्रीबल, आया समझ में आपको? अगर कोई चीज वहां पर आपकी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं हो रही, क्या एक्सेप्ट करेगा वो? नहीं, उसका तुरंत वहां पर बता देगा, आपको तुरंत रिस्पांस बता देगा। तो वही सेंटर है दोस्तों, यहां पर आप जब सेंटर के लेवल को स्टिमुलेट करोगे तो डायरेक्टली REY से आप कर सकते हो दोस्तों। अगर मान लो कोई भी अराउजल या अलर्टनेस का अगर मतलब कोई रिएक्शन हो रहा है दोस्तों, उसमें भी बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जब कभी भी आप देखते हो जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है, उस रेटिकुलर फॉर्मेशन के जो न्यूक्लियाई होते हैं दोस्तों, उसके साथ कनेक्शन होता है,
छोटे छोटे कनेक्शन होते हैं, एक कनेक्शन ऐसा सीधा जा रहा है और उसी कनेक्शन के कुछ फाइबर इधर एंटीरियर में, कुछ फाइबर पोस्टीरियर में, थोड़े से फाइबर, ताकि आस पड़ोस वालों को भी सूचना करते चले, चलो हम जा रहे हैं सरहद पे, तुम चल रहे हो क्या, ठीक है। यानी वहां पर सारी चीजों का जनरेशन गॉड ने ऐसा बनाया है कि डायरेक्टली वहां तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ दोस्तों वहां पर दोनों की जो अकाउंटेबिलिटी होती है दोनों के लेवल पर जनरेट हो रहा है। इसीलिए दोस्तों थैलेमस अराउजल और अलर्टनेस रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो लगातार अलर्ट कर देता है कि भाई आपके सामने अगर सांप आ गया क्या करोगे आप अलर्ट हो रहे हो कि उसी की तरफ जाओगे सांप की तरफ? आपको कैसे पता चला? ठीक है, एक बस आ रही तेजी के साथ, बहुत साउंड कर रही है, ब्रेक फुल हो गए, हटो हटो हटो, आप क्या उसको पीछे मुड़ के देखोगे? जब तक तो उड़ा जाएगी आपको। ठीक है, अगर आपको वहां पर अराउजल हो गया, अलर्टनेस हो गया और आपने वाकई में उसका संज्ञान कर लिया, आप हट जाओगे। लेकिन आपने संज्ञान नहीं करा, अज्ञान बने रहे, उड़ा के निकल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सिम्टम जब आपको आते हैं दोस्तों, तो हमारी बॉडी में अराउजल और अलर्टनेस के रिएक्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो थैलेमस से जुड़ा होता है दोस्तों। इसीलिए थैलेमस का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इपिथैलेमस, सबथैलेमस, सबके बहुत बड़े रोल होते हैं दोस्तों। इसीलिए रिफ्लेक्स एक्टिविटी का सेंटर होता है दोस्तों ये। ठीक है, जब आप किसी भी सेंसरी फाइबर के लेवल पर देखते हो दोस्तों, तो यहां पर रिले करता है और थैलेमस बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्टिविटी के लिए सेंटर को फॉर्म करता है। आपके बॉडी में कफ रिफ्लेक्स होता है, वॉमिटिंग रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, और कौन कौन से रिफ्लेक्स होता है? ठीक है, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्टिविटीज होते हैं, हम पढ़ेंगे अगले चैप्टरों में दोस्तों। तो इन रिफ्लेक्स एक्टिविटी को भी बॉडी के अकॉर्डिंग, अगर बॉडी को लग रहा है, थैलेमस को लग रहा है कि नहीं ये बॉडी के लिए नुकसानदायक है, वो रिफ्लेक्स एक्टिविटी जनरेट कर देता है। आपने ऊपर से पानी पिया, अटक गया, ठसका लगता है आपको, ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्टिविटी है। आपके स्टमक में बहुत सारा अनवांटेड इनडाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स है, कई बार नीचे नहीं जा पाता, वहां पर वेगस नर्व के माध्यम से वहां पर तुरंत स्टिमुलेशन मिलता है, नहीं वॉमिटिंग हो, तुरंत आप ऊपर से सारा मटेरियल को, एसिड कंटेंट को बाहर निकाल देते हो दोस्तों। ठीक है, ये क्या है? ये सब रिफ्लेक्स एक्टिविटी है, जो थैलेमस के लेवल पर दोस्तों मेन सेंटर थैलेमस है दोस्तों। आगे पढ़ेंगे हम। सेंटर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ मोटर एक्टिविटी, हमारी जितनी भी मोटर एक्टिविटीज होती है बॉडी के लेवल पर, उनको इंटीग्रेशन करने का काम करता है, निगरानी करने का काम करता है कि यहां से सेंसेशन आया, उसके अगेंस्ट जो मोटर सप्लाई गई, वो मोटर सप्लाई सही गई या नहीं गई। यानी सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया के साथ कनेक्शन के थ्रू थैलेमस मोटर फंक्शन के इंटीग्रेशन के सेंटर के जैसे सर्व करता है दोस्तों। यानी इसीलिए जब अफरेंट चैनल से पूरा सेंसेशन गया, वहां सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया का कोई रोल नहीं, सीधे सेरिब्रल कॉर्टेक्स को थैलेमस फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के माध्यम से थैलेमस और सेरिब्रल कॉर्टेक्स को पहुंचा दिया। लेकिन जब मोटर न्यूरॉन से जुड़े हुए फंक्शन आएंगे, तब सेरिबेलम, जो लेटरल में सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया, दोनों के कोरिलेशन के कारण दोस्तों जितने भी थैलेमस के मोटर फंक्शन होंगे, उसका पूरा इंटीग्रेशन के सेंटर के जैसे काम करता है। और यही कारण है दोस्तों, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसीलिए जब अगर ये सारे फंक्शन हमने देख लिए, अगर हम वहां पर मान ले कि चलो थैलेमस में किसी प्रकार के प्रॉब्लम हो गई, तो क्या होगा? क्या हम ठीक कर सकते हैं? क्या इलेक्ट्रोमियोपैथी का लेवल इस पे जनरेट हो सकता है? अरे हमारे जैसे छोटे छोटे, हम तो बहुत छोटे डॉक्टर्स हैं दोस्तों, हम लोगों का नॉलेज अभी ये मान के चलो, मैं भी नहीं मानता अपने आप को इतना, हम अभी 25 पैसे हैं इलेक्ट्रोमियोपैथ के लेवल पर, और हम लोग 2025 के बाद एक बहुत बड़ा हमारा बरगद का पेड़ बनने वाला है दोस्तों, क्योंकि हम लोग सब मैच्योरिटी के लेवल पर आ जाएंगे। मुझे भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, आप लोगों को भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी दोस्तों। तो जब ऐसी कंडीशन में हमारे पास, जैसे अभी पैरालिसिस के सर बता रहे थे कि इतना बढ़िया, मोहन सर बता रहे थे इतना बढ़िया रिस्पॉन्स उन्हें मिला है, तो दोस्तों ये हेड्स अप करने की बात है ये एज के लिए, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो कर सकते हैं दोस्तों, हम भी करेंगे। इसीलिए दोस्तों जब थैलेमिक लीजन आता है, तो हमको बात करना है थैलेमिक लीजन की मेडिसिन क्या है, और उस थैलेमिक लीजन के लेवल पर हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे सिंड्रोम होते हैं दोस्तों जो थैलेमिक लीजन से जुड़े होते हैं। इसीलिए दोस्तों जब थैलेमिक लीजन उत्पन्न होता है, मेनली अगर बात करें पोस्टीरियर साइड में, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की जो थैलेमो जेनिकुलेट ब्रांच होती है दोस्तों, जो थैलेमो जेनिकुलेट ब्रांच होती है, उसमें ब्लॉकेज के कारण ज्यादातर केस देखा जाता है ड्यू टू थ्रोम्बोसिस। स्ट्रोक देखा है आपने दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक, थ्रोम्बोसिस जानते हैं आप? ठीक है, थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, ये पूरा आर्टरी है, इस आर्टरी में ये ब्लॉकेज हो गया, ठीक है,
अब ब्लॉकेज है, मान लो ये थैलेमस पार्ट है, क्या थैलेमस पार्ट को ब्लड सप्लाई हो पाएगी? नहीं ना। लेकिन कई कोलेटरल कैपिलरीज होती है छोटे छोटे, वो यहाँ पर थोड़ा बहुत सप्लाई कर पाएगी, लेकिन मेनली सप्लाई कर पाएंगी क्या? नहीं। और थ्रोम्बोसिस हो गया तो क्या होगा दोस्तों? डेफिनेटली थैलेमिक लीजन डेवलप हो जाएगा। अब थैलेमिक का फंक्शन आपको पता है, ये रिले सेंटर का काम करता है, ठीक है। आपने देखा कि ये सेंसेशन की इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करने का काम करता है, ये रिफ्लेक्स एक्टिविटी का वहां पर जनरेट करने का काम करता है, प्लेजेंट या अनप्लेजेंट डिसऑर्डर का सेंटर का काम करता है, इफेक्टिव नेचर को काम करता है, डिस्क्रिमिनेटिव नेचर का काम करता है, सेंसेशन की क्वालिटी को पहचानने का काम करता है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी की बात करता है, सेक्सुअल सेंसेशन की बात करता है, मोटर एक्टिविटी के इंटीग्रेशन का सेंटर का काम करता है। जब इतने काम करता है तो थैलेमस में लीजन हो गया तो क्या ये प्रभावित नहीं होंगे दोस्तों? डेफिनेटली प्रभावित होंगे। तो प्रभावित होंगे तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है, ठीक है। तो जब दोस्तों आपकी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की स्पेशली थैलेमोजेनिकुलेट जो ब्रांच होती है उसका जब ब्लॉक हो जाएगा दोस्तों, किसके कारण? थ्रोम्बोसिस। सबसे कॉमन होता है थ्रोम्बोसिस, क्योंकि ब्लड में क्लॉट बनने में देर नहीं लगती दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वहीं का वहीं ब्लड पड़ा रहता है, उसको जितना लगती है उतना ले लेता है, बाकी का निकाल देता है। अगर कंजेशन हो गया, ब्लड गाढ़ा हो गया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया, आप देखोगे कि ब्लड कलेक्ट हो जाता है दोस्तों। और यही कारण है कई बार हमको ये थ्रोम्बोसिस का केस देखने को मिलता है। मोस्टली थैलेमस का जो पोस्टीरियर वेंट्रल न्यूक्लियाई होता है दोस्तों, पोस्टीरियर वेंट्रल, मैंने बताया था आपको साइड में, पोस्टीरियर बैक साइड में जो वेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियाई, वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। क्यों? ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि थैलेमस इसके पार्ट को पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की थैलेमोजेनिकुलेट ब्रांच सप्लाई करती है, और यहां पर सबसे ज्यादा थ्रोम्बोसिस होने के चांस होते हैं। और थैलेमस के लीजन के कारण दोस्तों जो कंडीशन उत्पन्न होती है उसे हम थैलेमिक सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अब सिंड्रोम आ गया, मतलब सिंड्रोम आ गया तो सिंड्रोम का एक ही परिभाषा है, कई डिसीज के सिम्टम एक साथ मिलेंगे आपको, ठीक है, यानी कई पार्ट डैमेज हो रहे हैं। थैलेमस तो है ही, पोस्टीरियर जो पार्ट है आपका, पोस्टीरियर पर्टिकुलर थैलेमस का जो पोस्टीरियर वेंट्रल पार्ट जो होता है वो तो अफेक्टेड हो गया, और वहां थ्रोम्बोसिस हो गया, और थ्रोम्बोसिस हो गया तो डेफिनेटली उस जगह पर न्यूट्रिशन नहीं गया, उस जगह ऑक्सीजन नहीं गया, वहां डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो भाई नेक्रोसिस तो होगा ना। और नेक्रोसिस होगा तो ब्रेन में नेक्रोसिस हो गया तो क्या हो गया दोस्तों, ठीक है। इसीलिए दोस्तों जब थैलेमिक सिंड्रोम डेवलप होता है तो ये क्या हो गया, एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज होती है। आपकी मेडिसिन पॉजिटिव दोगे या नेगेटिव दोगे दोस्तों? सबसे पहला कंसिडरेशन यहां पर, जब थैलेमिक सिंड्रोम डेवलप हो रहा है तो एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज है, और न्यूरोलॉजिकल डिसीज में आप क्या करोगे दोस्तों? पॉजिटिव दोगे या नेगेटिव दोगे? एक ही वर्ड में बताओ। ये पॉजिटिव डिसीज है, ठीक है। यहां पर न्यूरोलॉजिकल डिसीज हो रही है, और न्यूरोलॉजिकल डिसीज का ट्रीटमेंट क्या पॉजिटिव में करोगे आप? नेगेटिव में करेंगे। और यही कारण है दोस्तों, यहां से मेरा शुरू हुआ, जितने भी मैं हाई पोटेंसी के मेडिसिन यूज करने लगा, इसी थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बिहाफ पे शुरू किया था दोस्तों मैंने। और इसके पीछे मेरे कई बड़े बड़े डॉक्टर, हमारे जिस कॉलेज के प्रिंसिपल थे डॉक्टर जैन सर, उनसे मैं काफी माथापच्ची करता था। वो कहते थे तू जा भाई, पक गया हूं मैं, तू जाया, तू कहां से ले आता है यार। मैं उनसे हमेशा इस बारे में चर्चा करता था, ठीक है। होम्योपैथ में एक मेडिसिन होती है हाइपेरिकम, वो केवल नर्व पे काम करती, जिल्सिमियम नर्व पे काम करती। जब मैं उनसे कहता था लेडम्पल नर्व इंजरी में काम करती, तो मैं जब उनको कहता था सर आप अभी 30 पोटेंसी दे रहे हो, एक डोज दे दो ना लेडम्पल 1M या हाइपेरिकम 1M, एक डोज दे दो सर प्लीज। अरे तो पागल है क्या, इतना हाई पोटेंसी है? मैंने कहा सर एक डोज तो दे दो। चुप चुप के मैं देता था पेशेंट को, वो 30 रखवा लेता था और दे देता था। और जब रिजल्ट आता था तो पेशेंट 4 दिन बाद ये लोग जाते थे पूछने के ओपीडी में कि सर क्या हुआ, कैसा लगा आपको? अरे सर वो बच्चे ने मुझे एक डोज दिया, मैं कंप्लीट हो गया, आपने तो 4-5 मेडिसिन पकड़ा दी थी, और मेरे को तो एक डोज दिया, मैं ठीक हो गया। तब से मेरा एक कंसिडरेशन है कि जब हम एक डोज से काम कर सकते हैं तो 4 डोज हम देने क्यों देना, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि वो कंसिडरेशन कैसा है, हमको पता है कि वो सारे सिम्टम, बेचारा 5-6 महीने 8 महीने से मेडिसिन खा खा के थक गया, उसके ऑर्गन में बहुत सारा डैमेज हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, डिजनरेशन हो गया। डिजनरेशन कैसे होता है? ऐसे ही तो होता है ना। आप जब तक उसको न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो, न्यूट्रिशन दे रहे हो तो इतना दे रहे हो कि वो पहले से ज्यादा वहां पर डिस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। अगर वहां पर नर्वाइन कर दिया जाता तो डोज भी कम लगता, पेशेंट ठीक हो जाता, क्योंकि लोकल से जनरल हो गया था डिसीज, मैंने जनरलाइज को लोकल कर दिया, फिर मेडिसिन दे दिया, ठीक हो गया दोस्तों। इसीलिए दोस्तों जो थैलेमिक सिंड्रोम होता है एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज होती है, जो थैलेमस के पोस्टीरियर वेंट्रल पार्ट के ब्लॉकेज के कारण डेवलप होती है, इन्फेक्शन के कारण काज्ड होती है। अब इन्फेक्शन क्या हुआ दोस्तों?
मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है तो आपको पता है ना, हार्ट की जो आर्टरीज होती है जो सप्लाई करती है, वहां पर कोई क्लॉट होता है जिसके कारण हार्ट को प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसीलिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट ब्लॉक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ब्रेन का इन्फेक्शन हो रहा है, और ब्रेन का इन्फेक्शन हो रहा है तो छोटे छोटे न्यूक्लियाई, छोटे छोटे कैपिलरीज जो वहां पर आर्टरीज के लेवल पर, जैसे ये छोटी छोटी कैपिलरीज है, इनमें भी ब्लॉकेज हो गया, तो क्या करोगे आप दोस्तों? तो ये कंडीशन यहाँ पे काज होती है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज होती है। जब हम इस चीज को समझेंगे दोस्तों, जो सर्कल ऑफ विलीज होता है, जो ब्रेन को सप्लाई होती है ना, वो मैं बताऊंगा आपको ब्रेन के चैप्टर में, जब हम सेरिब्रम को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि छोटी छोटी कैपिलरीज के लेवल पर ब्लॉकेज इतनी जल्दी क्यों हो जाता है। और यही कारण है दोस्तों, हालांकि ये बहुत रेयर डिसीज है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन जिनको होती है ना दोस्तों, वो बहुत डेंजरस कंडीशन होती है, संभालना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, जब थैलेमिक सिंड्रोम में पूरी बॉडी ब्रेन के प्रति बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, आपको विशेष तौर से याद रखना है, जब कोई पेशेंट आकर आपको लगातार बोल रहा है कि साहब मैं बहुत परेशान हूं, मेरी बॉडी के लेवल पर मैं जब भी देखता हूं मुझे पेन पहले से बहुत ज्यादा हो रहा है, आपका सीधा कॉन्सेप्ट जाना चाहिए कि इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं थैलेमिक से सेंसेशन गड़बड़ हो रहा है। यानी जहां से रिले सेंटर, मैंने पहले ही बताया, सेंसरी और मोटर रिले कहां से होगा? थैलेमस से होगा। तो वहां पर आपको पहले समझना है कि रिले सेंटर में कोई ना कोई प्रॉब्लम जनरेट हो चुकी है, और जब ये प्रॉब्लम आपको दिख रही है दोस्तों, तो पूरी बॉडी पेन के प्रति बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो रही है, तो थैलेमिक लीजन के जो इफेक्ट होंगे वो क्या मिलेंगे आपको दोस्तों? सेंट्रोलेटरलिस, सेंट्रल से लेटरल साइड में, दोनों साइड में आपको दोस्तों वहां पर सिम्टम देखने को मिल जाएगा, अर्थात ऑपोजिट साइड में। याद रखिएगा, जब आपको वहां पर सेंट्रो लेटरल पार्ट दिखने को मिल रहा है, यानी कि सेंट्रल से लेटरल साइड, मतलब यहां हो रहा था इसके अपोजिट में, यहां हो रहा था इसके अपोजिट में, वहां पर आपको सेंसेशन जब देखने को मिलता है दोस्तों, तो जब आपको थैलेमिक सिंड्रोम डेवलप होगा तो आपको सिम्टम क्या मिलेंगे? जब आपको लग रहा है कि यहाँ पर पूरा थैलेमस रीजन अपोजिट साइड में सिम्टम ब्लॉक होने के कारण देखने को जो मिलेंगे, आपको क्लियर चीजें दोस्तों पता लग जाएगी। आप इस लेवल पर जब प्रैक्टिस को जनरेट करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कवर नहीं कर पाओ, 100% कर पाओगे। हम लोग स्मेल से कवर कर सकते हैं, चिकनगुनिया के पेशेंट को कवर कर सकते हैं, हम आजकल कोरोना के लेवल पर जो स्वाद चला गया, गन चली गई, उसको कवर कर सकते हैं दोस्तों। व्हाई वी आर नॉट कवर दिस पेशेंट? ऑलमोस्ट कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला सिम्टम आएगा लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी उसको किसी भी प्रकार का सेंसेशन ही नहीं रहेगा, वो थैलेमिक सिंड्रोम का सबसे पहला और सबसे बड़ा साइन होता है दोस्तों। यदि थैलेमस में जितने भी सेंसरी रिले सिस्टम होता है दोस्तों, वो सिस्टम अफेक्टेड हो जाएगा तो सभी प्रकार के सेंसेशन का लॉस उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो आपके बॉडी में अगर कोई पेशेंट आपको बोलता है कि साहब मुझे तो कोई सेंसेशन ही नहीं होता बॉडी में, आप क्या करोगे दोस्तों? आप क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, बिल्कुल विनोद सर ने बिल्कुल करेक्ट चीज पकड़ी है। सबसे पहले फोरहेड को कंप्रेस करना है, मैंने इसीलिए कहा A2 F2 C5 W को प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, और यही चीज हम लोग दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं। जब आप थैलेमस में सेंसरी रिले सिस्टम को अफेक्टेड होते हुए देखेंगे तो सभी प्रकार के जब सेंसेशन का लॉस होगा तो सबसे पहले हमें सेंसेशन को जनरेट करना पड़ेगा। W का स्मेल D1 से 5 ml RS में WD1 से 5 बूंद डालिए, अच्छे से हिलाइए, स्मेल करने को दे दीजिए। A2 F2 C5 W को अप्लाई कराइए। ये दूसरा, क्योंकि हम आरी करेंगे तो बढ़ जाएगा, हमको न्यूट्रल करना है, हमने न्यूट्रल कर दिया, हाइपर हाइपो को नहीं देखा, W कर दिया। A2 F2 C5 W को आपने कंप्रेस कर दिया। S1 F1 को सीधा 1000 दे दो। क्या करोगे आप? हम पैरालिसिस में क्या कर रहे हैं दोस्तों? रिले सेंटर के लेवल पर काम कर रहे हैं ना। आपका S1 1000 F1 1000 क्या काम कर रहा है? अब आ गया समझ में राजा बाबू सर, विनोद सर? ये चीजें हम लोगों को देखना है दोस्तों, यहां पर काम कर रहा है हम डायरेक्ट, और यही कारण है नर्वस को रिले सेंटर को हम स्टिमुलेट कर दिए। और जब S1 F1 डायरेक्ट रिले सेंटर को यहां पर दोस्तों डायरेक्ट स्टिमुलेट कर रहा है, व्हाई वी आर नॉट यूज इट? क्यों नहीं यूज कर सकते? हम बिल्कुल करेंगे और करते आ रहे हैं, लेकिन यहां पर एक चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना, यहां पर हमको REY बिल्कुल नहीं यूज करना है जब थैलेमिक सेंटर का रिले सेंटर, क्योंकि प्रॉब्लम दोनों साइड आ रही है। ऐसा नहीं है कि हाइपो हो गया तो हम RE दे दें, हाइपर हो गया तो हम Y दे दें, वो नहीं है। इसीलिए यहाँ W का सीधा रोल है, और यही कारण है कि जब S1 F1 1000 में और W को स्मेल देकर A2 F2 C5 W को दे रहे हो, आप डायरेक्ट इस रिले सेंटर के लेवल पर काम कर रहे हो, यही कारण है। लेकिन कई बार मैंने आप लोगों को बताया, 2-3 लोगों का फोन भी आया था, सर ये एस्टियोजिनोसिस आप जो बता रहे हो ये है क्या? एस्टियोग्नोसिस के नाम से दोस्तों, एस्टियोग्नोसिस क्या होता है? जब हम आंख बंद कर लेते हैं, ये मोबाइल है मेरा, ठीक है, मैं हाथ में चलाता रहता हूं,
ठीक है, इसलिए मुझे पता है कि मोबाइल है। आप यहाँ आके पटक दो, एक कंपाक्स बॉक्स रख लो जिसमें ड्राइंग बॉक्स और जो हम लोग पढ़ते थे वो लेकर जाते थे, एक आप मोबाइल रख दो, आप बोलो इसमें से मोबाइल क्या है, मैं हाथ लगा के बता नहीं सकता क्या? बता सकता हूं ना। तो जब आप एस्ट्रोग्नोसिस जो कंडीशन होती है क्लोज्ड आई के साथ, आंखों के बंद करने के बाद में आप केवल टच के द्वारा नोन ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने की जो एबिलिटी होती है दोस्तों, उसको हम एस्ट्रोग्नोसिस का नाम से जानते हैं। यानी ये जो एस्ट्रोग्नोसिस है, आप किसी भी तरह से आप मोबाइल को पहचान सकते हो, लेकिन अगर मान लो थैलेमिक रीजन में रिले सेंटर का गड़बड़ हो गया, आपको पता है कि मोबाइल है लेकिन आप नहीं पहचान पाओगे क्योंकि एबिलिटी का लॉस हो जाएगा। यानी आप आंखें बंद करके रिकॉग्नाइज करने की जो एबिलिटी है उसको लॉस कर दोगे दोस्तों। यही कारण है दोस्तों, ये थैलेमिक सिंड्रोम में काइनेस्थेटिक सेंसेशन और टेक्टाइल के लॉस के कारण वहां पर देखा जाता है। जो दोनों कोरिलेशन होते हैं वो कोरिलेशन फेल हो जाते हैं और उसी के कारण देखने में आता है। आप लोग कई लोगों को देखते हो एक्सीडेंटल केस होता है दोस्तों, ठीक है, आप मिलने जाते हो, मुझे पहचाना क्या बोलते हैं कि नहीं दोस्त, मुझे पहचाना क्या? अरे उसका थैलेमस में डैमेज है, कोई प्रकार के कोई प्रॉब्लम है, वो जब उसके घर वाले को नहीं पहचान रहा तो आपको कैसे पहचानेगा दोस्तों? ठीक है ना, इसलिए हंसी आ गई मुझे, मैंने दो तीन जगह केस देखा है। ठीक है, तो जब ऐसी चीजें हमारे सामने आती है तो हमको बहुत अच्छा चांस होता है दोस्तों, वी कैन इट, हम उस चीज को छीन ले, ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास। ऐसे केस अगर 2-4 लेवल भी हमको मिल गए दोस्तों, हर रोज अगर हमारे ग्रुप में से 2-4 इस तरह के फीडबैक भी आने लगे और उससे जब पेशेंट कलेक्ट होकर हमारे पास एफिडेविट्स आने लगे, उसके प्रूफ आने लगे दोस्तों, तो गवर्नमेंट को भी सुनना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम कैसे इसको कलेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे, जैसे अभी राजा बाबू सर ने कहा था कि वो डॉक्टर ने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा कि कैसे काम कर रहे हो, और मैं उम्मीद करता हूं राजा बाबू सर ने उनको सेटिस्फाई किया होगा। ये हमारा सबसे बड़ा पॉजिटिव अप्रोच है दोस्तों। तो ये थैलेमिक सिंड्रोम के लेवल पर दोस्तों काइनेस्थेटिक जो सेंसेशन होता है, ये जो टैक्टाइल का जो सेंसेशन होता है उसका लॉस हो जाता है दोस्तों। इसी कारण से उनका कॉम्बिनेशन जो होते हैं रिले सेंटर के फेल हो जाते हैं और इसे एस्ट्रोग्नोसिस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। फिर एटेक्सिया, एटेक्सिया के बारे में बहुत लोग बोलते हैं लेकिन एटेक्सिया कंट्रोल नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूं एटेक्सिया कंट्रोल होता है। ठीक है, मुझे पेशेंट की जरूरत है एटेक्सिया की, मैं 2 केस कर चुका अभी तक और एटेक्सिया के लेवल पर बहुत इजीली कवर हुए हैं दोस्तों। डब्ल्यू के स्मेल से कवर हुए हैं दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, आप ट्राई करना, D1 से 5 ड्रॉप RS 5 ml में डालना है दोस्तों और उसको अप्लाई कराना है। एटेक्सिया होता क्या है दोस्तों, आपकी बॉडी का वॉलेंटरी मूवमेंट जो होता है उनको इनकोऑर्डिनेशन हो जाता है, उनके रिफ्लेक्स को काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो जो वॉलेंटरी मूवमेंट होता है उनके जो इनकोऑर्डिनेशन के रिफ्लेक्सेस को कहते हैं दोस्तों एटेक्सिया। ठीक है, यानी काइनेस्थेटिक सेंसेशन के लॉस के कारण उत्पन्न होता है दोस्तों। और जो काइनेस्थेटिक सेंसेशन पर्टिकुलर कोई भी मसल्स, आपको पता है मसल्स और नर्व के बीच में जंक्शन होता है, लिम्बिक सिस्टम काम करता है जो पूरी बॉडी के कंट्रोल सिस्टम के रूप में काम करता है। तो इस प्रकार का जब एटेक्सिया डेवलप होता है दोस्तों, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है जिसको हम सेंसरी एटेक्सिया कहते हैं दोस्तों। यानी सेंसेशन ही नहीं आ रहा। यही चीज पैरालिसिस में मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब सेंसेशन जा रहा है तो ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन तक गया, लेकिन वहां से ऊपर गया क्या? नहीं गया, तो क्या कहलाएगा? सेंसरी एटेक्सिया कहलाएगा। मान लो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन तक गया, ऊपर गया ही नहीं। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन तक ही नहीं जा रहा तो क्या होगा? यही सेंसरी एटेक्सिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये थैलेमिक जो आपका सिंड्रोम होता है इसमें सबसे कॉमन कैरेक्टर होता है, सबसे कॉमनली वहां पर इंडिकेट होता है। और इसीलिए दोस्तों जब इस कैरेक्टर को आप स्टिमुलेट करते हो, इस कैरेक्टर के बारे में जानने की कोशिश करते हो दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि हम क्योर नहीं कर सकते। आप में से कई लोग बोलेंगे कि नहीं सर अब हम ट्राई करेंगे, मैं उम्मीद यही चाहता हूं दोस्तों। ठीक है, चौथा है दोस्तों थैलेमिक फैंटम लिम्ब। जो फैंटम लिम्ब होता है दोस्तों, फैंटम देखा आपने, वो एक टीवी सीरियल चलता था ना फैंटम का। ठीक है, तो पेशेंट क्लोज्ड आई के साथ एक लिंग की पोजीशन को लोकेट करने में अनेबल हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी क्लोज्ड आई से अपने हाथ पांव को भी नहीं वो पहचान पाता कि ये मेरे हाथ पांव है दोस्तों। ठीक है, पेशेंट एयर में लिंग को सर्च करता रहता है, वो देखता रहता है कि यार मेरा हाथ पांव कहाँ है, या ऐसे ही उसको इल्यूजन करता है कि हाँ ये लिम्ब, मेरा जो लिम्ब है वो लॉस्ट हो गया, यानी उसको पता ही नहीं चलता, सेंसेशन ही नहीं मिल रहा है उसके हाथ पांव सब है, सही सलामत है, लेकिन सेंसेशन नहीं मिलता दोस्तों। इस हाथ से वो लिम्ब को तलाशता कहाँ है, इस हाथ से इधर के लिम्ब को तलाशता कहाँ है, लेकिन उसको पता ही नहीं लगता मेरे लिम्ब कहाँ है दोस्तों। इसे ही हम थैलेमिक फैंटम लिम्ब के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसको हम थैलेमिक फैंटम लिम्ब कहते हैं। और ये बहुत कॉमन रूप से दोस्तों थैलेमिक सिंड्रोम में देखने को मिलता है, मैं मैक्सिमम केसेस में देख चुका हूं दोस्तों।
पांचवा है दोस्तों एनोक्सनोनिया, एनोसोग्नोसिया, ANOSOGNOSI, ठीक है, एनोसोग्नोसिया, लेक ऑफ अवेयरनेस होता है दोस्तों, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार से अवेयरनेस की जो लेवल होती है वो प्रभावित हो जाती है, यानी न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट का प्रॉब्लम यहाँ जनरेट हो जाता है दोस्तों। जो भी यहाँ पर डेनियल ऑफ एक्सटेंशन होता है, यानी वहां पर जो भी चीज घटित हो रही है, एक्सिस्टेंस हो रही है, या जनरल इलनेस जो डेवलप होती है दोस्तों, यानी सिंपल सी बात करें एक लाइन में, एनी डिसेबिलिटी डेवलप हो जाए, किसी भी प्रकार की थैलेमिक रीजन से जुड़ी हुई डिसेबिलिटी डेवलप हो जाए दोस्तों, उसको हम एनोसोग्नोसिया के नाम से जानते हैं दोस्तों। और जब ये कैरेक्टर सामने आते हैं तो बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती है, ठीक है, कई मोमेंट आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए दोस्तों जब स्पॉन्टेनियस पेन हो रहा है या थैलेमिक ओवर रिएक्शन हो रही है दोस्तों, तो वो भी इसी थैलेमिक सिंड्रोम में आएगा दोस्तों। प्राय जब स्पॉन्टेनियस पेन उत्पन्न होता है दोस्तों, तो नॉर्मल कंडीशन में पेन स्टिमुलस मोर एक्यूटली फेल्ट होता है, हाइपरएल्जेसिया जिसको बोलते हैं दोस्तों, यानी पेन बहुत ज्यादा फेल होगा। तो मैंने कहा आपको कि जब वहां पर किसी को सिंड्रोम डेवलप हो रहा है जिसमें थैलेमस का सिंड्रोम डेवलप हो रहा है, तो वहां पर दोस्तों ज्यादातर केसेस में कभी कभी अचानक बहुत ज्यादा पेन होता है, हाइपरएल्जेसिया डेवलप होता है। एनाल्जेसिया मतलब दर्द ही नहीं हो रहा, और हाइपरएल्जेसिया मतलब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा। तो जिन लोगों में बहुत ज्यादा दर्द का सेंसेशन आता है दोस्तों, वो थैलेमिक सिंड्रोम के रूप में आता है, और इसीलिए दोस्तों थैलेमिक सिंड्रोम को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। डिजराइन रोसस सिंड्रोम, थैलेमिक हाइपरस्थेसिक एनेस्थेसिया, थैलेमिक पेन सिंड्रोम, सेंट्रल पेन सिंड्रोम, सेंट्रल प्रोस्ट्रोक पेन सिंड्रोम, पोस्टीरियर थैलेमिक सिंड्रोम या रेट्रोलेंटिकुलर सिंड्रोम, सबका ट्रीटमेंट एक होगा। सबके कैरेक्टर मैंने मिक्स करके आपको बता दिए। आपको कभी भी कोई ऐसा केस देखने को मिलता है कि थैलेमिक ब्लॉकेज हो गया, ठीक है, थैलेमिक रीजन में कहीं पर ब्लॉकेज हो गया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास सारी मेडिकेशन अवेलेबल है। मैंने आपको सब क्लियरली बताया। उम्मीद करूंगा दोस्तों जब कभी भी कोई पेन बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाएगा दोस्तों, तो पावरफुल जब सेडेशन दिया जाता है दोस्तों, जैसे आप देखते हो मार्फिन दे देते हैं, ठीक है, मार्फिन की एक्शन को भी रेजिस्ट कर जाता है दोस्तों। आप मार्फिन कितना भी दे दो फिर भी दर्द वहां पर दोस्तों वहां पर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और पेन के लिए जब थ्रेशोल्ड देखोगे दोस्तों वेरी मच रिड्यूस हो जाता है, यानी जो पेन का थ्रेशोल्ड होगा बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा दोस्तों। और प्राय लाइट टच अनप्लेजेंट होता है, यहां पर थोड़ा सा भी टच करोगे आप वो उसको पसंद नहीं आएगा दोस्तों, अनप्लेजेंट होगा। और कभी कभी पेशेंट पेन के स्टिमुलस को एब्सेंट में भी प्राय पेन को फील करता है, मतलब कोई पेन का आपने टच करा नहीं, कोई चोट लगी नहीं, लेकिन उसके बाद भी पेशेंट बार बार बोलता है साहब मुझे तो पेन हो रहा, मुझे तो यहाँ पेन हो रहा। और यही चीज दोस्तों आपको थैलेमिक रीजन में देखने को मिलता है। या कुछ कंडीशन में कहें दोस्तों तो वहां पर बहुत ज्यादा कंडीशन वर्स हो जाता है, जैसे कि इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो, जैसे कि वहां पर किसी भी प्रकार का कोल्ड का एक्सपोजर हो गया हो, या हीट के एक्सपोजर के कारण बहुत कॉमन रूप से आपको देखने को मिलता है। जब भी हीट का एक्सपोजर हुआ तुरंत पेन हो जाता है दोस्तों। थैलेमस की न्यूक्लियाई के मीडियल मास में दोस्तों वहां पर जो ओवर एक्टिविटी के कारण होता है, और ये पेन हम लोगों को दोस्तों बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और यही कारण है दोस्तों जब लीजन को वहां से स्कैप कर दिया जाता है तब भी विभिन्न प्रकार के स्टिमुलाई के एबनॉर्मल रिएक्शन के कारण दोस्तों थैलेमिक ओवर रिएक्शन होता है, और उस ओवर रिएक्शन के कारण हाइपरएल्जेसिया डेवलप होता है। इसीलिए वहां पर डब्ल्यू का स्मेल हमारा रामबाण साबित होता है दोस्तों, क्योंकि हम ना तो बढ़ा रहे ना घटा रहे, हम न्यूट्रल कर रहे हैं उसको। और न्यूट्रल जब कर दिया दोस्तों तो दो मेडिसिन का इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर इसके साथ S1F1 1000 प्लस W, ये तीन मेडिसिन ऐसी हो गई जो डायरेक्टली नर्व के न्यूरोलॉजिकल लेवल को मेंटेन करने का, और साथ में दोस्तों वहां पर W के माध्यम से न्यूट्रल कैरेक्टर लाने का पर्टिकुलर ओवर थैलेमस रीजन पर दोस्तों ब्रिलियंट रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। क्योंकि दो ही मेडिसिन तो हम डायरेक्टली नर्व के न्यूरोलॉजी के लेवल पर जानते हैं, F1W। वाई तो रिलैक्सेंट मेडिसिन है, वो भी नर्वाइन जरूर काम करती, लेकिन वो रिलैक्स कर देती है पूरा, और रिलैक्स थोड़ी करना हमको, ऑलरेडी रिलैक्स दे वहां, हमको रिलैक्स नहीं करना ना, हमको आरी देके बढ़ाना है, हमको तो न्यूट्रल करना है कि भाई हमने अंदर खोल के नहीं देखा, ठीक है, हमने कोई खोल के नहीं देखा, लेकिन हमने ये जरूर देखा कि थैलेमिक में ये फंक्शन वहां एबनॉर्मली हो रहा है। और ये फंक्शन एबनॉर्मली हो रहा है तो कहीं ना कहीं वहां पर कोई ऑर्गन का फंक्शन बढ़ रहा है, कोई का घट रहा है। हमको न्यूट्रल करना है, जो बढ़ रहा है उसको भी न्यूट्रल, जो घट रहा है उसको भी न्यूट्रल, हमको किसी को नहीं छेड़ना, इसलिए हम डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और यही कारण है जब लास्ट इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, आप देखते हो दोस्तों जब थैलेमेटिक सिंड्रोम जब डेवलप होता है तो कुछ इनवॉलेंट्री मोटर मूवमेंट के साथ हमेशा एसोसिएटेड होता है दोस्तों।
जब इनवॉलेंट्री मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड होगा ना दोस्तों, आपको मालूम है ये हाथ हिलता है, क्या बोलते हैं आप, कोरिया, नाम सुना है आपने? तो सबसे पहले एथिटोसिस की बात करें। एथिटोसिस दोस्तों रिफर्स स्लो राइटिंग एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट। ठीक है, जब आप ट्रेमर देखते हो तो कई लोगों को एथिटोसिस हो जाता है। एथिटोसिस को क्या बोलते हैं मालूम है आप? जब कोई व्यक्ति को बोलते हैं भाई लिखो और जल्दी लिखना, अब वो लिख ही नहीं पा रहा, एकदम उसकी जो राइटिंग है बिल्कुल स्लो हो गई, यानी ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है। वहां पर वो लिखने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ ऑटोमेटिक उठ जाता है। ठीक है, ट्विस्टिंग मूवमेंट हो रहा है ट्रेमर के साथ, यानी वो हाथ वहां पर प्रॉपर लिख नहीं पाता, उसको बोलते हैं एथिटोसिस के रूप में वहां पर हमको देखने को मिलता है। यही चीज कोरिया के रूप में भी देखने को मिलेगा दोस्तों। कोरिया मींस क्विक, जर्की, इनवॉलेंट्री मूवमेंट, जल्दी 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 हाथ आपका हिलता रहेगा, दैट इज कॉल्ड कोरिया। ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट भी थैलेमिक सिंड्रोम में देखने को मिलता है। अब आपको कोरिया का ट्रीटमेंट पूछने की जरूरत है क्या दोस्तों? कितने लोग कहेंगे कि हाँ हम कर सकते हैं? आप सभी लोग कर सकते हो दोस्तों। आप अगर इंटेंशन ट्रेमर की बात करो दोस्तों, ट्रेमर क्या होता है? ट्रेमर एक रिस्ट या एल्बो या फिंगर के लेवल पर दोस्तों, जॉइंट में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के लेवल पर। भाई आप जानते हो जॉइंट में 2 लेवल होते हैं, ये क्या हुआ? फ्लेक्शन, फैला दिया, ये क्या हुआ? एक्सटेंशन, सिकुड़ दिया। ये जो मूवमेंट होते हैं दोस्तों, इनका जो मूवमेंट होता है ये बैलेंस का होता है दोस्तों, यानी ये बैलेंस के आधार पर काम करता है। लेकिन दोस्तों जब इनमें रैपिड अल्टरनेटिव रिदमिक इनवॉलेंट्री मूवमेंट होने लग जाए, मतलब तेजी के साथ एक्सटेंशन फ्लेक्शन दोनों हो रहा है दोस्तों, ये ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों यही कंडीशन थैलेमिक सिंड्रोम के रूप में हमारे सामने आती है, और यही चीज हम लोग वहां पर दोस्तों इसको ठीक कर। सर मैडम पद्मावती मैम, पार्किंसन अलग चीज है, ठीक है। तो इंटेंशन ट्रेमर वो ट्रेमर होता है दोस्तों जो कि एक वॉलेंट्री एक्ट के अटेम्प्टिंग के दौरान डेवलप हो जाता है, यानी वहां पर इंटेंशन ट्रेमर थैलेमिक सिंड्रोम का कॉमन फीचर के रूप में साथ आता है, इसीलिए वहां पर ये कैरेक्टर आता है। जबकि पार्किंसन जो होता है ना, वो जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज के रूप में आता है, ठीक है, वहां पर डीएनए आरएनए के लेवल पर जेनेटिक म्यूटेशन होता है, तब जाकर पार्किंसनिज्म डेवलप होता है। लेकिन यहां पर थैलेमिक सिंड्रोम के लेवल पर केवल कोरिया जनरेट होता है दोस्तों, और वो ट्रेमर्स के रूप में सामने आता है। इसीलिए कोई भी ट्रेमर्स अगर आपको देखने को मिलता है, देन यू चूज S1F1 1000 W स्मेल एंड अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट सिम्टम जो रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट करना है। और लास्ट बात करता हूं दोस्तों, जब थैलेमिक हैंड या एथिटॉइड हैंड देखने को मिलता है, आपका हैंड भी एक स्पेशल पोर्शन में आ जाएगा दोस्तों। जो एथिटॉइड हैंड या थैलेमिक लीजन में हैंड का जो एब्नॉर्मल एटीट्यूड होता है दोस्तों, ये वृष्ट पर मॉडरेट फ्लेक्शन और सभी फिंगर्स के हाइपर एक्सटेंशन के द्वारा कैरेक्टराइज्ड होता है। आपने देखा है? ऐसा देखे हैं आपने? देखा है कि नहीं दोस्तों? यानी वृष्ट अंदर की तरफ मॉडरेट हो रही है और आपके जो फिंगर है बैक साइड में टर्न हो गए। देखा कि नहीं दोस्तों? बहुत सारे पेशेंट आएंगे आपके पास टेबल प्रैक्टिस में, ठीक है। इसीलिए दोस्तों ये सारे कैरेक्टर थैलेमिक हैंड या एथिटॉइड हैंड के रूप में जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, हमको पता नहीं था इसलिए हम उसको ठीक नहीं कर पाते, लेकिन मैं अब आपको गारंटी करता हूं आप में से कई लोग साल भर के अंदर दोस्तों इस प्रकार के फीडबैक देने वाले हैं जो बेहतरीन तरीके से दोस्तों आपको वहां पर ट्रीटमेंट देंगे। इसीलिए जब थैलेमिक रीजन में कोई लीजन आता है तो जो अफ्रेंट फॉर्म होता है, अफ्रेंट फॉर्म कहां कहां होगा दोस्तों, आप केवल माइंड में रखिएगा। ऑक्सीपिटल लोब, पैराइटल लोब, ठीक है, प्रीक्यूरिनस कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस, ग्लोबस पैल्यूडिसिस, मिड ब्रेन न्यूक्लाई, रेड न्यूक्लियस, रेटिकुलर फॉर्मेशन, डेंटेड न्यूक्लियस, ट्राइजेमिनल लैमनिस्कस, लेटरल लैमनिस्कस, मीडियल लैमनिस्कस, स्पाइनल लैमनिस्कस, ऑडिटरी ट्रैक्ट और ऑप्टिक ट्रैक्ट, ये सारे ट्रैक्ट अफ्रेंट फॉर्म से प्रभावित हो जाते हैं दोस्तों। और इसी प्रकार से इफ्रेंट फॉर्म के रूप में सीधा प्रीफ्रंटल वॉर्टेक्स, जो फ्रंट में कॉर्टेक्स होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, ऑडिटरी कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स, लिम्बिक कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस, पुटामेन या कॉर्डेट न्यूक्लियस दोस्तों, ये करेक्ट एक दूसरे से थैलेमस के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। तो डेफिनेटली जब थैलेमिक सिंड्रोम होगा, ये दोनों ट्रैक, चाहे अफ्रेंट ट्रैक्ट हो चाहे इफ्रेंट ट्रैक्ट हो, ठीक है, ये दोनों एज यूजुअल दोस्तों वहां पर प्रभावित हो जाएंगे। और जब ये दोनों प्रभावित हो जाएंगे तो क्या दोनों का ट्रीटमेंट एक नहीं होगा दोस्तों? मैं आप लोगों से पूछता हूं, जब आपको पता है कि थैलेमस अफ्रेंट फॉर्म और इफ्रेंट फॉर्म दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम कर रहा, ब्रिज का काम कर रहा है, तो क्या इस प्रकार के जब लोब्स प्रभावित होंगे तो क्या आपका थैलेमस काम नहीं करेगा? अगर आपको मान लो टेम्परेचर डाउन करना है तो आपको पता है हाइपोथैलेमस काम करता है टेम्परेचर डाउन करने में, करता है कि नहीं दोस्तों?
काय को आप F2W अप्लाई करते हो? क्यों करते हो? आपने क्यों उसमें A2C5 मिला लिया? A1 भी मिला सकते हो, A3 भी मिला सकते हो, क्यों A2 ही क्यों मिलाया? उसका भी रीजन है दोस्तों, ठीक है? क्योंकि ब्लड का कंजेशन अगर होगा तो कंजेशन को कौन हटाएगा? क्या A1 हटा सकता है? क्या A3 हटा सकता है? नहीं ना भाई, मिडिल मैन का सहयोग A2L1 ही करेगा ना, ठीक है? इसीलिए दोस्तों A2C5 F2W का जब प्रयोग किया जाता है ये पूरे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे काम कर रहा है, ठीक है? उम्मीद है इसको सब लोग प्रूफ करेंगे हम। ये आज हमने साबित कर दिया कि जो फार्मूला A2 F2C5W का लेवल हम लेकर चल रहे हैं ये ब्रेन पे कहां कहां काम कर रहा है। तो आज यहीं रखते हैं दोस्तों, ठीक है? बहुत अच्छा क्लास है सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा क्लास, बढ़िया रहा सर क्लास। Very nice class, sir. थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर। रोज नया नया चीज Thank you सीखने so को मिल रहा है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर। जी Thank you, चंद्रशेखर sir. सर, मजा तो बहुत तब अच्छा आएगा, था। चंद्रशेखर सर मजा तो तब आएगा जब 2024-2025 में आप 1000 लोग मेरे साथ खड़े होंगे और बड़े बड़े गाड़ियों में भर भर के पूरे फीडबैक प्लस हमारे जो एफिडेविट्स रहेंगे हमारे पास, वो पेशेंट का सहयोग रहेगा कि हाँ हम लोगों ने कलेक्शन किया इस लेवल पर। और सबसे बड़ी चीज होती है हर व्यक्ति के पास अलग अलग पेशेंट आते हैं, ठीक है? हो गया। हर व्यक्ति हमारा अलग अलग स्टेट का है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का है, तो जो हमारे जो फीडबैक होंगे ना वो इतने स्ट्रॉन्ग फीडबैक होंगे। और जब तक हम लोग इतने सक्षम भी हो चुके होंगे, हर आदमी, अभी मुझे बहुत खुशी हो रही है, डॉक्टर शैलेंद्र चौहान अहमदाबाद जो हमारे बहुत अच्छे सीनियर डॉक्टर हैं, आज हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के मेरे से जुड़ने के बाद में नई गाड़ी खरीद के लाए 16,50,000 की। बहुत खुशी हो रही है मुझे, प्योरली EH की गाड़ी लेकर आए हैं दोस्तों, और डायरेक्टली उन्होंने अंदर लिखवाया है EH की देन, दैट इज द फैक्ट। ये फैक्ट है हमारा। कांग्रेस सर। जी कांग्रेचुलेशन सर को सर बहुत फैमिली बहुत मेंबर्स बधाई। के लिए कांग्रेचुलेशन सर। सर सर को हेलो बहुत बहुत बधाई। मनीष सर। मनीष सर मौर्य आपको भी। जी मैम, जी मौर्य सर। बहुत बहुत बधाई हो सर। सर जी टीचर हैं सर। जी आपकी आवाज और जब कट ये रही है मौर्य लिखते सर। हैं मौर्य सर आपकी आवाज कट रही है। अच्छा सर, मैं अभी बस सर नेटवर्क में होके बात करता हूँ। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल ठीक है दीजिएगा, सर। मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है? सर 2023 में बस सबके इसी पास से में आएगी संबंधित सर सर। ऐसी गाड़ी। जी निशाद सर। 2023 में सर सबके पास में आएगा, जिस तरीके से हमारा जो सबका फीडबैक और प्रोटोकॉल्स के हिसाब से जो हमारी जो टीम काम कर रही है सर, जिस हिसाब से, तो सबके पास 2022-23 में बिल्कुल सबके पास में आएगी सर। यही चीज मैं कहता हूँ। साहू सर, राजेश साहू सर, छत्तीसगढ़। जी सर। साहू सर सुन रहे हो? राजेश साहू सर, साहू सर मेरे यहाँ आ चुके हैं, डॉक्टर राजेश साहू सर। सर हमारी भी प्लानिंग बन रही है सर। जी सर। जी साहू सर, आप मुझे बताइए दिल पे हाथ रख के, आज आप कितने आगे हो? उम्मीद करूं मैं 2000 आगे आ गया सर, पहले तो मैं 0 में था। जी नहीं, आप गाड़ी लेकर आओगे ये उम्मीद करूं मैं 2023-24 में। हाँ सर आऊंगा, क्यों नहीं। बधाई आपको, अभी से मैं दे रहा हूँ। सोचोगे तो होगा आऊंगा सर, पक्का मैं लगन सोचोगे से तो काम होगा। कर रहा हूँ। जी जी सर, जी सर। सर नमस्कार। ये जो बीपी के प्रोटोकॉल में हम लोग वाई डालते हैं, जी तो इसके इम्पोर्टेंसी पे आगे ये हो सकता है प्रॉब्लम होगी उसमें बीपी सर, के वहां पर आप एस्टेन ऑलरेडी दे रहे हो ना सर? जी एस्टेन है कंप्लीट हाँ, हुआ। आप जब वाई सिंगल दोगे तो वो एडवर्स इफेक्ट करेगा, लेकिन जब आप एस्टेन A1 वाई को नेगेटिव कर रहे हो तो मान के चलो, मैं तो नहीं मानता S1 A1 वाई या एस्टेन A1 वाई को जब दे रहे हो। और मैं इसलिए एस्टेन पर आ गया कि मैंने देखा S1 से ज्यादा एस्टेन काम कर रहा है। मैं अभी जो मैंने प्रोटोकॉल बनाया, अभी देखो मेरे पास जस्ट यहीं पे रखा हुआ है, यहीं पर कहीं रखा है। अभी मैंने जस्ट 2 पेशेंट का प्रोटोकॉल बनाया एस्टेन A1 वाई D6 का, ठीक है? और वो पेशेंट इतना सेटिस्फाई है, बोले साहब आपने क्या कर दिया। वो पेशेंट आके यही बोला कि ज्यादा मेडिसिन मत देना, एक मेडिसिन देना, क्योंकि मैं ऑफिस वर्क करता हूं, मुझे बहुत लिखा पड़ेगा, बहुत स्ट्रेस का काम है, मेरा पेट नहीं सही रहता। मैंने इसीलिए S1 की जगह एस्टेन कर दिया और एस्टेन A1 वाई को D6 में देके देखा क्या रिजल्ट आया। फिर मैंने उसको 3rd डायल्यूशन में करा और जबरदस्त रिजल्ट, और मैंने अभी 10th डायल्यूशन करके देना शुरू कर दिया। तो 10th डायल्यूशन के बाद तो इतना सुपर रिजल्ट आ रहा है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, कोई भी व्यक्ति जो अपने ग्रुप में हाइपरटेंशन से पीड़ित है, ओबेसिटी से पीड़ित है, आप यूज करके। मैं भी प्रूव किया हूं सर इसको। जी हितेन सर,
जी, मजा आया कि नहीं? रिजल्ट तो बीपी में अच्छे निकलते हैं, पेशेंट का तो डाउन हो जाता है उससे। जी जी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम स्टेंट के कारण प्रॉब्लम नहीं आ सकती सर, है ना, इम्पोर्टेंसी में? बिल्कुल बिल्कुल नहीं आएगी सर, 100% मैं दे रहा हूँ ना सर। मेरे पास अभी 22 साल 24 साल के 3 बच्चे हैं जो इतने स्ट्रेस में जा चुके हैं अभी कोरोना के कारण, क्योंकि माँ बाप के पास पैसा नहीं है, उन्होंने कोचिंग क्लास का पैसा भरा, वो कोचिंग क्लास जा नहीं पाए कोरोना के कारण, इंदौर में रहने की जगह नहीं मिल रही थी, कोरोना में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, पूरा पैसा चला गया, कोचिंग वाले रिटर्न नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आने लगी। केवल S10A1Y को 10 में दिया मैंने, 10th डायल्यूशन 147 से, इमीडिएट रिस्पॉन्स आया और इसीलिए वहां पर रिजल्ट हमको देखने को मिला। सर ये राइटर सिंड्रोम बोल के एक रहता ना सर? जी राइटर सर आपने नर्वाइन रिलैक्स कर दिया उनको? बिल्कुल 100% सर, यही चीज करना है हमको, और रिलैक्स सर करके धीरे बीपी में ले सकते हैं सर इसको? जेठानी सर, मैंने कल भी आपको याद किया था, इसीलिए याद किया था, मैं आपको यही सजेशन देने वाला था, आप 10th डायल्यूशन में लेकर देखिए S10A1Y। ठीक सर, ठीक सर मैंने लिया था, मेरे को अच्छे रिजल्ट निकले उसमें, S10A1Y में 10th में लिया था जी, तो वहाँ 150 और 100 रहता था, तो अभी 130 और 100 पे है। बहुत बढ़िया, उसको और कम करिए, आप 80 तक चले जाएगा सर। कैसे सर, कैसे कम करूँ उसको? बिल्कुल 80 तक चला जाएगा, आप डोज कम कर लो, जो 10 ड्रॉप ले रहे हो ना जी, उसको 5 ड्रॉप कर लो, देखो आप जी। और S2 ले रहा हूँ 1 लीटर पर, वो तो लीजिए सर, मैं खुद ले रहा हूँ, आपको क्या बोलूं, मैंने लिया जब तो आप लोगों को बताया कि कितना ब्रिलियंट है। मेरा टमी जो है ना, मैं 90 kg पे था, 90 अच्छा। kg 73 पे आ गया हूँ सर। सर लौकी का जूस है ना, लौकी का जूस जी, इससे भी वेट कम होता है, क्योंकि मैंने भी वेट कम किया उससे। सर जूस तो जूस होता है, जूस में जो कंटेंट होते हैं ना वो फाइबर का काम करते हैं, और फाइबर जो होता है पूरे इंटेस्टाइन को प्यूरिफाई करता है, और जब इंटेस्टाइन प्यूरिफाई होने लग जाएगा तो फैट मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। S2 भी तो वही कर रहे हैं हम। 4 महीने में सर 10 किलो वेट कम हुआ है उससे, 4 महीने में। बिल्कुल जी। सर एक पेशेंट है मेरे पास 95 kg का है, फीमेल है जी, घुटने के सर्जरी के लिए बोला गया उसको डॉक्टर ने, उनके लिए मैं क्या करूं? उसका सर पहले कुछ वेट मत कम करिए, करना पड़ेगा ना उसको मुझे? बोल दीजिए आप 6 महीने सुस्ता जाइए, 6 महीने बाद आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। राजा बाबू सर ने आपको सिंथेसिस 200 का प्रोटोकॉल बताया, ठीक है, एक दूसरा मैंने S2 का बताया, अभी C4L1 को अलग कर दो आप, केवल ये 2 चीज दे दो आप, ठीक है। सिंथेसिस दे दो सर, सिंथेसिस 200। सर L2C11 WE का ये कंप्रेस नहीं दे सकते सर जॉइंट के लेवल पर? सर दे सकते हैं, लेकिन ओबेसिटी का जो वेट है ना, वही वेट सबसे ज्यादा उसको तकलीफ दे रहा है। जी देवांगन सर दिखा रहे हैं वहां से देवांगन सर बधाई आपको बना लिया आपने। सर आपसे मिलने आना है तो कैसे, शनिवार इतवार को फ्री टाइम मिल पाएगा? हाँ सर, संडे सैटरडे संडे में थोड़ा फ्री रहता हूँ, और इस बार तो बहुत मेरे को काम करना है। सबसे पहले आप लोगों के लिए नेचुरल टॉनिक का ऑडियो बनाना है, जनरल टॉनिक 2 का ऑडियो बनाना है, फिर जो नए ग्रुप वाले काफी परेशान कर रहे हैं कि डायल्यूशन बनाना बताओ, तो उनके लिए एक ऑडियो बनाना है। अभी क्या मेरा क्लिनिक आज मैं फ्री हुआ हूँ, पुताई उताई सब कंप्लीट हो गया है, अब मेरा सामान जमाना है, जमा के मैं कल से एक वीडियो बनाना चालू करके आपको सब बता दूंगा। सर डायल्यूशन वाला वीडियो डाला था मैंने। जी सर, उनको नहीं समझ में आ रहा, उनको क्या है कि हमको तो लाइव बताओ सर आप। ठीक है भाई, लाइव बता दूंगा मैं, क्या दिक्कत है सर? लेकिन सर आपका मेटी जी का दूसरा जन्म है आपके रूप में। नहीं सर, हमारे ग्रुप का जन्म है, ऐसा बोलो साहू सर। नहीं 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 सर, नहीं, आप तो हमारे लिए मेटी से कम नहीं हो सर। नहीं नहीं सर, ऐसा मत करो, इतना बड़ा मेटी जी बहुत महान व्यक्तित्व थे, उनको साथ देने वाले नहीं मिले यार। अगर डायल्यूशन का कब पकड़े सर, कब बता रहे डायल्यूशन का सर? सर मंडे को बताऊंगा, मंडे को अपने ग्रुप में भी डालूंगा सब, क्योंकि मुझे बहुत सारी मेडिसिन बनाना है। मैं मेटी थेरेपी से अभी ऑइंटमेंट बनाने वाला हूँ। देवांगन सर आपने बनाया था क्या? नहीं मैं नहीं बनाया हूँ सर, लेकिन मेरे को आइडिया है, बनाना था, लेकिन मैं आप जो बताते हैं उसी प्रोसीजर से बनाया हूँ। किरण सर, शेट्टी सर, किरण सर हम बना रहे हैं सर ऑइंटमेंट। जी, किरण सर ने बहुत ब्रिलियंट बनाया था। मैंने जब पाइल्स का उनको बनाना बताया था, तो पाइल्स का मैंने ऑइंटमेंट बनाना बताया था कि A2, C4, Ven1 और G, ये 4 मेडिसिन यूज करना है। 1 चम्मच G का D4 से ले लो, ठीक है, और 1 चम्मच RS अलग से ले लो, 2 चम्मच RS का हो गया, ठीक है ना। और वहां पर A2, C4 और Ven1 की 10 ग्लोबल्स तीनों के ले लो,
ठीक है, उसको उसमें अच्छी तरीके से दूसरे चम्मच के हिसाब से पीस लो आप, ठीक है, और 30 ml ग्लिसरीन ले लो या वैसलीन ले लो, वैसलीन के बजाय ग्लिसरीन ले लो, सबसे बेस्ट है, और उसको 10 मिनट फेंट लो आप अच्छे से स्ट्रांग, या आपके पास मशीन हो उससे फेंट लो। मैं आपको दावा करता हूं कोई भी ब्लाइंड पाइल्स हो ना, इमीडिएट रिस्पांस ले लो आप 15 डेज के अंतर, ओनली 15 डेज। और गैंग्रीनॉल फूड जो मैंने बताया उसको 10th डाइल्यूशन से शुरू करो, हर 15 दिन या 20 दिन में नीचे आते चले जाओ, आप देखो पाइल्स कैसे ठीक नहीं होता, पूरा ब्लाइंड पाइल्स चला जाएगा। और ब्लीडिंग पाइल्स होता है तो जी की जगह बी कर लो, C4 की जगह C5 कर लो, बस इतना करना है। सर गैंग्रीनल ग्लोबुल्स का D4 के ले की D3 ले सर, उसमें या D5 ले सर, D3 या D4 की। ओके ओके सर, D3 या D4 मजा आ जाएगा सर। मैंने इतने गैंग्रीनल फोर्ड का फार्मूला बता दीजिएगा, मुझे नहीं मालूम है सर, सब ग्रुप में डाला हुआ है, A2 C5 L1 Ven1 Ver1 YG सेकंड डाइल्यूशन, मैं रेशियो सेट करके डाल दूंगा आपको। सर गैंग्रीनॉल फोर्ड का ऑइंटमेंट का भी रिजल्ट है सर D6 में। हाँ बिल्कुल मिलेगा सर, 100%। उसकी साइकोलॉजी पे जाओगे तो वो तो सब चीज को हीलिंग कर देगा सर, इन्फ्लामेशन ही दूर कर देगा। मैं बना दिया सर, आपको दिखा रहा हूँ। हाँ वही कह रहा, मैं देख रहा था सर, आप बता रहे थे। बहुत खुशी होती है, देखो ये नई चीज। मनीष सर। जी नीलिमा मैडम। जी सर, मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास बहुत सारे पिंपल, पिगमेंटेशन, एक्ने के पेशेंट्स आते हैं जी। तो जिससे अपने फेस ग्लो का फॉर्मूला बताया ना, उसका मैं सनस्क्रीन बना के देती हूँ तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल अल्टीमेट आएंगे मैडम, बहुत अल्टीमेट मिलेंगे रिजल्ट। सर फेस वॉश कैसे बनाएंगे? फेस वॉश मुझे नहीं आता, नीलिमा मैम से पूछिए आप। नीलिमा मैम बताइए ना प्लीज, फेस वॉश हिमालय का कैसे जो बनाएंगे? बॉडी ये आता है बच्चों के लिए क्रीम, उसका मैंने फेस वॉश बनाया था। देखिए मैं आपको नीलिमा मैम बताइए ना फेस वॉश कैसे बनाएंगे? हेलो सर जी, मैं डाल दूंगी सर। जी धनश्री मैम बोलिए। सर WAPP को फेस वॉश में यूज कर सकते। जी बिल्कुल कर सकते हैं सर। रोज वाटर में डाल के जी तो बहुत अच्छा है। और फेस क्रीम भी बनाया इसमें प्योर एलोवेरा जेल में जी। और अपना वजाइनल वॉश के लिए बोला था तो कुछ लोगों को वो नहीं चाहिए तो मैंने उसका ऑइंटमेंट बनाया तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट है वजाइनल वॉश। वेजाइनल वॉश तो आप मैं मैक्सिमम 3 लीटर प्रति महीने खर्च करता हूँ, मैक्सिमम 3 महीने मेरे जाते हैं। तो उसका ऑइंटमेंट भी मैंने बना के दिया तो वो भी वेजाइनल वॉश को हॉट वाटर में डाल के लोगों को बैठने को दिए सर, बहुत काम आ रहा है लोगों को। सर मैं बता रहा हूँ ना, अभी मेरे पास रिसेंटली आज एक और मॉडर्न केस आया है, मैं आपको उसका पूरा डालूंगा कल मॉर्निंग में। पेशेंट इतनी स्मेल करता है यूरिन उसकी, और उसका स्टूल इतना स्मेल करता है कि जब तक एक पूरी डेटॉल की शीशी नहीं डाल दी जाती है या वहां पर किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा स्प्रे, एसिड का स्प्रे डालकर जब 2-4 बाल्टी नहीं डाल दिया जाता, जब तक पूरे घर की स्मेल नहीं जाती, इतनी खतरनाक स्मेल आती है। और पेशेंट डायबिटिक है, किडनी प्रॉब्लम है, साथ में मतलब उसको कैंसर भी हो चुका है, 2 साल पहले सर्जरी हुआ था, फिर से रिकरेंट हो गया है, और उसके दोनों ब्रेस्ट में लंप बने हुए हैं, वो 100% वो कैंसर है। और अभी मैंने उसको पेट स्कैन के लिए भेजा है, लेकिन मैं उसका पूरा, मेरे पास अभी फीडबैक है, मैं आपको डाल दूंगा। उस पेशेंट को पेन बंद हो गया है, A2 C5 200 और Ven1 1000 दिया, पेन बंद हो गया उसका, ये सबसे बड़ा फीडबैक है। और यूरिन में जो है उसको पहले जो होता था, यूरिन में बहुत ज्यादा बांस आता था, अभी 25 to 30% कम हो गया। लेकिन अभी मुझे कैंसर के जो कैंसर है उसको पर्टिकुलर पार्ट में वहां पर सड़ लग गई है, इसीलिए मेरे को वो टेस्ट कराने के लिए मैंने भेजा है कि कितना डीप में है। ठीक है, आने के बाद उसका पूरा फीडबैक आपको मैं दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज यही रखते हैं, कल कोई भी गायब मत होना, कल हाइपोथैलेमस और इंटरनल कैप्सूल है। ठीक है सर एक सर ये आजकल ये सर्दी के मौसम में बहुत बच्चों लोगों की ये नाक बंद हो रहा है सर, उसमें मैं ये S1 C1 A1 F1 RE दे रहा हूँ, फिर पूरा रिजल्ट नहीं आ रहा है सर उसमें 3rd डाइल्यूशन में। सर पॉइंट नंबर 3 पर आरी लगा दो और आरी को स्मेल दे दो, कैसे नहीं आएगा सर? C13 आरी दे दो, पूरा नाक खुल जाएगा। ऐसा सर बहुत बढ़िया रिजल्ट है सर ये आरी का 3 नंबर पे। फिर पॉइंट नंबर 3 पे अप्लाई इस्तेमाल करता हूँ पेशेंट के सर, बहुत बढ़िया रिजल्ट है सर उसका। शानदार रिजल्ट मिलेगा आपको, इमीडिएट मिल जाएगा 5 मिनट में। सर P2 C13 BE 3rd में भी दे रहा हूँ सर ये। अरे सर इंटरनल मत दो, केवल एक्सटर्नल पर बिलीव करो।
नाक को दो घंटे में खोल देगा। अपन करके बहुत सर रिजल्ट चेस्ट आया। ऑयल का भी तो बहुत अच्छे रिजल्ट है सर, इसमें चेस्ट ऑयल के भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। चेस्ट ऑयल का भी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। कंजेशन तुरंत खुल जाता सर। सारे पेशेंट को दे रहे हैं सर चेस्ट पे लगाने के लिए, कोल्ड वालों बिल्कुल को। रिजल्ट आएगा, अल्टीमेट रिजल्ट आएगा। D4 से लेना है सर, D3 से सर, D4 से D3 से बनाओ तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है दोस्तों, D3 से D4 बन जाएगा ऑयल में डाल के। सर आपने बेली लॉस के लिए S2 का जो बताया था ना सर, आप फिर से बताओगे क्या प्लीज? 1 लीटर पानी में 2 ml S2 का, और उसमें से 5-5 ml सुबह शाम गर्म पानी में पी लीजिए। सर वो D1 से लेना है? D1 से नहीं, D2 से। D2 से, ओके सर, ओके ठीक है। अगर और अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो मैंने आप लोगों को मेरा ओबेसिट्रॉन फार्मूला बता रखा है, S2 A1 F1 WER1 YB। इसका D2 में बना लो, और D2 में बनाकर 2 ml उसमें से निकालकर 1 लीटर पानी में डाल दो, और 5-5 ml सुबह शाम दे दो, और बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। पूरी बॉडी से फैट निकल जाएगा। ठीक है, केवल S2 से फैट की बेली पूरी चली जाएगी पूरी, लेकिन अगर पूरा कंबाइन कर दिया पूरी बॉडी से फैट निकल जाएगा। ठीक है, ये बेटर रहेगा सर। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू।